वो अपने सैचुरेशन टेम्परेचर पे है। अगर मेरा प्रोवाइडेड मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है और सॉरी अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मुझे प्रेशर कम करना पड़ता है ताकि मेरा बॉइलिंग हो सके। तो इधर तक फंडा आपका क्लियर है। तो कैविटेशन का जो कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो यही कंसेप्ट है कि कैविटेशन कब होता है आपका, और एनपीएसएच क्या अवॉइड करता है, मतलब एनपीएसएच बेसिकली क्यों जरूरी है और एनपीएसएच पॉजिटिव रखना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे और एक बड़ा मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग द एनपीएसएच कि एक मैं और एक आप दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सिंपल सा सवाल है कि एनपीएसएच एनपीएसएच अगर मेरा एनपीएसएच अगर मेरा समझो 2 मीटर है, 2 मीटर है, तो क्या आप दोनों ओके आप दोनों अभी हम लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ आप हम तीनों का एक प्रोजेक्ट चल रहा है ओके। और मैं आपका मतलब थोड़ा सा सीनियर हूँ, 1 साल सीनियर हूँ। मैंने पूछा कि ओके संजय जी सिद्धार्थ जी आप मुझे बता दीजिए कि एनपीएसएच 2 मीटर है मेरा, क्या इसमें कैविटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या रहेगा बीइंग लाइक सीनियर और कलीग्स, क्या आंसर रहेगा आपका। मैंने बोला एनपीएसएच 2 मीटर है, पॉजिटिव वैल्यू है 2 मीटर है, तो आप मैंने पूछा कि चलो सिद्धार्थ जी और संजय जी बता दीजिए कि मतलब इस पॉइंट पे कैविटेशन होगा या नहीं होगा। तो क्या आंसर रहेगा आपका दोनों का। यस 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 सिद्धार्थ जी संजय उस जी। पे कैविटेशन नहीं होगा था, हाँ लेकिन टेम्परेचर पे वैरी करेगा, कितना टेम्परेचर पे कितना हाइट चाहिए। हम्म, आप श्योर हो सिद्धार्थ जी। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ तो सिद्धार्थ जी ने बोला कि कैविटेशन नहीं होगा। चलो संजय जी आप क्या बोलते हो संजय जी, बता दीजिए संजय जी। यस हाँ हाँ यस सर, ये डिपेंड करेगा कि मेरा हेड क्या रहेगा। एक्चुअली क्या है कि ये वेपर प्रेशर के जो इनलेट मेरा रहेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए सर। नहीं नहीं एनपीएसएच अवेलेबल मेरा इतना है 2 मीटर है, तो मैं आपको बोल दूं कि हाँ 2 मीटर है, क्या मैं ये एनपीएसएच 2 मीटर वाला पंप लगा दूं। मैंने आपसे सवाल पूछा तो संजय जी ने बोला कि लगा दीजिए कैविटेशन नहीं होगा, आप बिंदास तरीके से लगा दीजिए मेरे को बोला। तो आप भी वही बोल रहे हो कि नहीं नहीं 2 मीटर है पॉजिटिव वैल्यू है मेरे एनपीएसएच लगा दीजिए, ऐसा आप बोल रहे हो। जी ओके तो थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करना चाहूंगा कि ये आंसर आपको बोलना चाहिए कि हम ये नहीं बता सकते, वी कांट टेल दिस। एनपीएसएच 2 मीटर है 8 मीटर है 10 मीटर है, तब भी हम नहीं बता सकते नॉन कि एनपीएसएच रिक्वायर्ड कितना है। ओके एनपीएसएच रिक्वायर्ड कितना है। ओके एनपीएसएच अवेलेबल की सिर्फ वैल्यू पॉजिटिव है तो कैविटेशन होगा नहीं होगा ये नहीं बता सकते हम लोग। एनपीएसएच अवेलेबल एनपीएसएच अवेलेबल should be always greater than the एनपीएसएच रिक्वायर्ड। तो एनपीएसएच रिक्वायर्ड अगर 3 मीटर है, एनपीएसएच रिक्वायर्ड अगर 3 मीटर है एंड आई एम सेइंग दैट ओके माय एनपीएसएच इज 2 मीटर, अरे यार 2 is not greater than 3, so at this point the cavitation will 100% occur। क्लियर है। तो एनपीएसएच यस यस रिक्वायर्ड कौन देता है, एनपीएसएच रिक्वायर्ड कौन देता है। यू गाइस यू बोथ आर मैकेनिकल ना, you both are यस mechanical, yes so you both are यस mechanical, so being a mechanical person you are giving this npsh required to me, so you are giving this npsh required, then what I am doing is I am trying to bring an npsh any value above this, so again this should be not slightly greater than the required but एक optimum 20 to 30% ज्यादा रहना चाहिए। क्यों, हम लोग हमेशा सेफ मार्जिन पे खेलते हैं कि यार ऊपर नीचे हो गया, मैं मतलब कट्टा कट्टी लेके चलूंगा है ना, 1 है तो 1.2 रखूंगा, तो थोड़ा सा भी कुछ इफेक्शन मतलब सक्शन प्रेशर में कुछ आया कुछ मतलब कुछ भी आया तो यार एनपी फिर कैविटेशन होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई 20 to 30% ज्यादा लेके चल जितना एनपीएसएच रिक्वायर्ड है उतना।
ओके। तो सिंपली आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनपीएसएच की वैल्यू देख के, अवेलेबल की वैल्यू देख के आप नहीं बता सकते। तो एनपीएसएच रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो मुझे आपको पूछना चाहिए कि भाई आप मैकेनिकल के हो, आप हम लोग को कैसे देते हैं एनपीएसएच रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस इज नॉट अ केमिकल इंजीनियरिंग टर्म। एनपीएसएच हमेशा पंप वाला देता है, जो जिसने पंप बनाए हैं। और बीइंग अ बिल्कुल। केमिकल इंजीनियर, हेलो, यस 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 यस। यस, एनी क्वेश्चन संजय जी? नो 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 नो। ओके ओके संजय जी। तो बीइंग अ केमिकल सर ये इंजीनियर, कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? हाँ हाँ, कौन है, हिमांशु है ना? नहीं, संजय मिश्रा। संजय मिश्रा, ओके। सो क्या होता है संजय जी, इसमें आपका जो डिजाइनिंग के जो एस्पेक्ट्स है ना, कि बिल्कुल। यूलर्स इक्वेशन इसमें यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख के लीजिए। एंड मुझे भी ये नहीं पता, बिकॉज ये केमिकल के सिलेबस में है ही नहीं। केमिकल के कोई भी बुक्स में ये नहीं दिया जाता है कि एनपीएसएच रिक्वायर्ड निकालते कैसे, बिकॉज इम्पेलर का डायमीटर बनाना, इम्पेलर बनाना, ये पूरा आप मैकेनिकल वालों का काम है। हम लोग जब पंप खरीदी करके लाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि भाई एनपीएसएच रिक्वायर्ड इतना है। तो बीइंग अ केमिकल इंजीनियर मैं एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि एनपीएसएच अवेलेबल मैं ज्यादा रखूंगा एनपीएसएच रिक्वायर्ड के। तब भी अगर आपको जानना है तो एक यूलर्स मेथड है, यूलर्स का एक पंप इक्वेशन मेथड है, जिसमें आपका इम्पेलर का डाया, आपका इम्पेलर का डायमीटर, या फिर आपके पंप की एमओसी से ये कैलकुलेट किया जाता है। इम्पेलर का डाया या फिर पंप के केसिंग से यू वी कैलकुलेट दिस एनपीएसएच रिक्वायर्ड। सो एनपीएसएच अवेलेबल, ये दो चीजें हैं जो मुझे पता है, और भी चीजें हो सकती है, आपको पता है तो आप भी बता दीजिए। ये दो चीजें, पंप केसिंग और इम्पेलर डायर, और बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन लेवल की चीजें है जिससे हम लोग एनपीएसएच रिक्वायर्ड निकालते हैं। एनपीएसएच अवेलेबल कैसा निकालते हैं, इसमें मेरे को पूरा मतलब एंड टू एंड पता है कि एनपीएसएच अवेलेबल कैसे निकालते हैं। ओके। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले इधर तक आपको क्लियर है? इवलर्स इक्वेशन है, और पंप का जो कंस्ट्रक्शन है, एमओसीज वगैरह है, तो उससे हम लोग फाइंड करते हैं कि भाई एनपीएसएच रिक्वायर्ड कितना है। ओके। ऑलवेज रिमेंबर एनपीएसएच अवेलेबल इज ग्रेटर देन द एनपीएसएच रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा अभी और थोड़ा सा डीप में जाते हैं, एनपीएसएच अवेलेबल क्या, कि भाई है क्या ये चीज। एनपीएसएच अवेलेबल मतलब अभी कितना अवेलेबल है पंप में, एनपीएसएच ए। तो दिस इज द वर्क ऑफ द हार्डकोर वर्क ऑफ द केमिकल इंजीनियर, की टू कीप द एनपीएसएच अबाउ द रिक्वायर्ड, नॉट इन द पॉजिटिव। पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा यार, पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। कोई भी पंप रिक्वायर्ड नहीं बोलेगा मेरा -3 है या फिर -2 है, माइनस तो है ही नहीं। क्योंकि देखो ना, नेट पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव में ही रहेगा, बट पॉजिटिव में कितना, पॉजिटिव में कितना, बस इतना है एनपीएसएच अवेलेबल। तो एनपीएसएच अवेलेबल में आई हैव द सक्शन प्रेशर, ओके, माइनस वेपर प्रेशर, ओके, सक्शन प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर, प्लस माइनस जेड, और माइनस ऑफ एच एफ। ओके। तो पहले मैं बता देता हूँ, ये है सक्शन प्रेशर, जो ये पॉइंट है मेरे पंप्स का। ओके। ये पंप का जो इनलेट है ना, इधर का जो प्रेशर है दैट इज माय सक्शन प्रेशर। वेपर प्रेशर तो आपको पता है पंप का अंदर का, जेड इज नथिंग बट कि आपके पंप का जो फ्री सरफेस पॉइंट बोलते हैं, मतलब आपके पंप, सॉरी 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 नॉट पंप, आपके कंटेनर का यहां से लेके पंप के मिडल पॉइंट के, मतलब आई ऑफ द इम्पेलर बोलते हैं, आई ऑफ द इम्पेलर के लेकर ये कितना हाइट है, दैट इज योर जेड। जेड पहला समझा, बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है जेड। जेड समझा संजय जी, संजय मिश्रा जी? यस यस, सक्शन हेड। यस यस, कौन कौन आए? पीयूष सर आ गए, और लेट मी, हिमांशु, हाँ हिमांशु अपना बंदा आ गया। पीयूष, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग पीयूष। पीयूष कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जस्ट वंस? पीयूष घाटे, सॉरी गड़े, जस्ट पिक अप पीयूष। पीयूष भाई, मराठीत बोल, हिंदी में बात कीजिए, कन्नड़ा तेलुगु एनीथिंग। Uh, यस पीयूष। Push, just introduce yourself. हाँ, In Hindi, मतलब, आपने introduce. Shant, he is my brother. ओके 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 पीयूष। He's studying diploma in chemical engineering from in Batu. बाटू आईओपी, ओके ग्रेट, ग्रेट पीयूष, ग्रेट। Yes, diploma.
सुशांत आप कुछ बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो, म्यूट में आ गए क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे आप म्यूट यार, हो गए थे तो सॉरी इसलिए। सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो ओके, अभी आवाज आ रहा है ना? सॉरी। यस यस यस। ओके, ये मेरा I1 है, ये मेरा I2 है, और ये मेरा I3 है। I मतलब आई ऑफ द इम्पेलर, आई ऑफ द इम्पेलर मतलब मिडल पॉइंट ऑफ द इम्पेलर। ओके, तो अगर आपको पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, और क्या बोलते हैं अपना जीरो कब होता है, ये आपको अगर फाइंड करना है, तो आप इतना समझिए कि आई ऑफ द इम्पेलर के ऊपर अगर है तो ये पॉजिटिव रीजन होता है। मतलब पंप के ऊपर अगर मेरा कंटेनर प्रेजेंट है, सो दैट इज माई पॉजिटिव रीजन। लेकिन आई ऑफ द इम्पेलर के नीचे अगर मेरा फ्लूइड प्रेजेंट है, तो दैट इज माई निगेटिव रीजन, दैट इज माई निगेटिव रीजन, दिस इज माई पॉजिटिव रीजन। और जीरो रीजन कब होगा? सिंपल है, अगर पंप के लाइन में ही मेरा कंटेनर है, तो इन दिस केस दिस इज अ जीरो रीजन। ओके, एंड ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो Z जो है वो ऐसे कैलकुलेट होता है। ये समझा संजय जी? संजय जी, सिद्धार्थ जी, हिमांशु जी, पीयूष? यस यस सर, यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द Z। तो HF क्या है? HF तो आपको पता ही है। HF क्या होता है? फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। तो लॉसेस किस किस की वजह से हो सकते हैं? लॉसेस हो सकते हैं कि सडन एक्सपांशन हो गया, या फिर सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ अभी। सडन एक्सपांशन हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, या फिर फिटिंग्स आ गए, वॉल्स आ गए, या फिर कोई भी चीज हो सकती है ना, जिससे मतलब आपका आपका जो HF है, दैट HF कुड बी, मतलब वो HF जो है वो ये हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो ये हमेशा निगेटिव अफेक्ट करेगा। ओके, HF मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, ऐसा समझिए। ओके, तो HF किस किस की वजह से हो सकता है? पाइप फिटिंग। ओके, पाइप फिटिंग। ओके, थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे आज ये करिए, पाइप, क्योंकि यहाँ पे लिखने ही नहीं आता है माउस से, थोड़ा सा। पाइप फिटिंग, दिस इज वन ऑफ द केस। सेकेंड वन क्या होता है आपका? सडन। ओके, सडन को मैं ऐसे लिखता हूँ, सडन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड सडन एक्सपांशन, एंड सडन एक्सपांशन मतलब सडनली अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सडनली अगर ये हो रहा है, सडन एक्सपांशन। पाइप फिटिंग, या फिर आप बोल सकते हो फिर वॉल्स, वॉल्स, वॉल्स अगर है तो वो भी आपका प्रेशर ड्रॉप मतलब HF बढ़ाते हैं। तो हमेशा तो आपको क्या रखना है NPSH करने के लिए? सक्शन प्रेशर SP माइनस VP। ओके, SP माइनस VP प्लस माइनस HF, सॉरी प्लस माइनस Z, नॉट HF, प्लस माइनस Z माइनस ऑफ HF, एज सिंपल एज दैट। तो पॉजिटिव को बढ़ाना है, निगेटिव को कम करना है, पॉजिटिव को बढ़ाना है, निगेटिव को कम करना है। तो सुहास, वो जो संजय जी, हमारे संजय यादव जी है क्या? ये संजय मिश्रा जी अलग है क्या? यस यस, आई थिंक संजय जी, ये मिश्रा जी जो है हमारे सेकंड बैच, आई थिंक संजय जी आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, राइट? मैकेनिकल इंजीनियर बैकग्राउंड आपका। हाँ, बिकॉज आई संजय यादव जी से मेरा बात। थिंक ओके ओके, म्यूट नहीं, म्यूट म्यूट। दूसरे जो संजय जी है वो जो हमारे मतलब साथ में रहते हैं वो बैच में है, लेकिन ये जो संजय जी है, आई थिंक ही इज फ्रॉम मैकेनिकल, मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड ओके मींस ओके मैकेनिकल बैकग्राउंड, and he ओके will ओके also join our course for means in the next batch. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम संजय जी। तो हाँ 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 हाँ, संजय मिश्रा का ही मेरे को आई गेस। ओके ओके, कोई इशू नहीं। तो आपको तो सक्शन वो प्रेशर दूसरे हैं, बढ़ाना है। ये दूसरे हैं। नहीं नहीं, समझा समझा। सक्शन प्रेशर बढ़ाना है, वेपर प्रेशर कम करना है, Z जो है वो क्या करना है? पॉजिटिव में रखना है, और HF जो है वो कम करना है, इधर तक। और ये दिस इज द NPSH अवेलेबल, नॉट NPSH रिक्वायर्ड। सो दिस इज नथिंग बट एन NPSH अवेलेबल। तो अवेलेबल कितना है ये मेरे को, ये एनर्जी बैलेंस ही है, हाँ, बाकी कुछ नहीं है। ये मतलब एनर्जी बोलिए, प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, मतलब अगर प्रेशर है तो एनर्जी है वो एट द एंड, बिकॉज प्रेशर एनर्जी आप बोल सकते हैं, बट इट इज द दिस एनर्जी बैलेंस ही, सिंपल टर्म्स में। ओके, तो हम लोग कैसे लिखते हैं सक्शन प्रेशर को? PS, ओके, PS अपॉन रोजी। रोजी से क्यों डिवाइड करते हैं हम लोग? मैंने बहुत बार बताया कि पास्कल को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर किलो पास्कल, सो यू डिवाइडेड बाय रोजी। सो PV माइनस रोजी प्लस माइनस ऑफ HF, सॉरी, प्लस माइनस ऑफ Z
प्लस माइनस ऑफ जेड माइनस ऑफ एच एफ। ये होता है आपका फाइनल फॉर्मूला जिससे हम लोग एनपीएसएच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो एनपीएसएच, तो पंप की पोजीशनिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पंप को हमेशा आपको कंटेनर के नीचे प्लेस करना होता है। तो एक बार संजय यादव जी ने बोला था कि बहुत नीचे प्लेस कर सकते हैं, नहीं, इसका भी एक पॉइंट होता है जिसके बाद ये बैकफायर करने लगता है ये डिसीजन को। मतलब इतना भी अच्छा मत बनो कि मतलब लोग आपसे मतलब पूरा आपका मतलब बैंड बजा दे, ऐसा नहीं है। तो ये नीचे रखने का भी एक क्या बोलते हैं आपका एक वैल्यू है। बिकॉज क्या होता है, सक्शन प्रेशर अगर आप बहुत ज्यादा रखते हो तो आपका पाइप फूट सकता है। ओके, तो ये जब आप नीचे 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 रख रहे हो तो यू आर डूइंग टू थिंग्स, यू आर इंक्रीजिंग द जेड एंड यू आर इंक्रीजिंग द सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर क्यों, ये वाटर आया फटाक से अंदर गया विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी जी के। तो जी ग्रेविटी से ये फटाक से आपके इम्पेलर में आया। तो ये इतने भी फटाक से नहीं आना चाहिए या फिर इतने भी हायर वेलोसिटी से नहीं आना चाहिए कि आपके पंप का इंटरनल केसिंग डैमेज हो। तो इसका भी एक लिमिट है। टू दैट लिमिट ओनली यू कैन कीप द योर पंप बिलो योर container, I would say. So this is the way, मतलब pump placing, तो always try to keep the pump below the container। और अगर नहीं रख पा रहे हो तो एटलीस्ट पंप उसके बगल में तो रखो या फिर उसके हाइट में तो रखो, क्योंकि जीरो मतलब नेगेटिव से तो जीरो अच्छा है ना। क्योंकि ऊपर रख रहे हो तो जेड नेगेटिव आ रहा है, तो जेड नेगेटिव से तो मतलब जीरो अच्छा है। अगर पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो कि जीरो पे तो आओ। अगर मतलब अनअवॉइडेबल केसेस है तो आप ऊपर रख सकते हो, ऊपर भी इतना मत ऊपर रखो कि मतलब आपको कुछ अदर फैक्टर में ये करना पड़े। दिस इज वन ऑफ द वे। सेकेंड वन इज कि अगर आप पानी का टेम्परेचर कम करके भेज रहे हो तो दैट इज वन ऑफ द वे कि आप अपना सक्शन प्रेशर जो है वो आप मतलब बढ़ा, सॉरी वेपर प्रेशर जो है आप कम कर सकते हो। मतलब ये जेड कैसे बढ़ाना है वो मैंने आपको बता दिया कि पंप को नीचे प्लेस करना है। एचएफ कैसे कम करना है, सिंपल है। सडन कॉन्ट्रैक्शन और सडन एक्सपांशन को आपको कम करना पड़ेगा। आपको वॉल्स और जो फिटिंग्स है वो ऐसे लगाने पड़ेंगे कि प्रेशर ड्रॉप कम हो। प्रेशर ड्रॉप कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली एचएफ की वैल्यू कम आएगी और आप इससे कम कर सकते हो इसको। सक्शन प्रेशर आप कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं ये भी मैंने आपको बता दिया। सक्शन प्रेशर बढ़ाने के लिए भी वही चीज है जो आप जेड के लिए करते हैं। वेपर प्रेशर कम कैसे कर सकते हैं, यू कैन कूल द वाटर फ्लूइड विच इज टू बी पम्प्ड इनलेट। मतलब जो फ्लूइड आप लोग पंप कर रहे हैं, सो दैट फ्लूइड यू शुड लोअर द टेम्परेचर ऑफ इट। इफ यू आर लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ इट, वेपर प्रेशर is the function of your temperature. Vapor pressure is the function of your temperature, and if the temperature you are lowering is less, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब मुझे वही चाहिए, आई नीड द सेम थिंग कि भाई तुझे मेरे को कम करना है। तो तुझे कम करना है तो तू किस पे डिपेंड करता है, तू डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तू डिपेंड करता है टेम्परेचर पे तो मैं क्या करूंगा, तेरा टेम्परेचर ही कम कर दूंगा ताकि तू कम हो जाए। सो दिस इज वन ऑफ द वे हाउ वी कैन इंक्रीज द एनपीएसएच। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एनपीएसएच कैसे बढ़ाते हैं, तो वन ऑफ द वे, place your pump below the tank, this is number one. Lower the temperature of the incoming liquid, that is the number two. And reduce the sudden extraction, sudden contraction and sudden expansion, and reduce your pump fittings, and use the walls which will have the less pressure drop so that your HF will be less. So in this way you can increase the NPSH, and NPSH available should not be only positive, but it should exceed 20 to 30% more than your NPSH required. This is the way we have learned. And during the start of the lecture I've already told you that water can boil at any temperature and any pressure, provided if I'm fixing the pressure, the temperature should be the saturation temperature. If I'm fixing the temperature, the pressure should be the saturation pressure. So if I want to boil the water at 30 degree Celsius, saturation pressure उस केस में क्या हो जाता है, 4.13 किलो पास्कल। दैट मीन्स कितना 124th टाइम आपको, सॉरी 24th टाइम आपको कम रखना पड़ेगा। 24th टाइम अगर आप मतलब कम रखोगे प्रेशर, विच इज ह्यूमनली कितना, देखो मतलब आपको कितने हायर लेवल पे वैक्यूम मेंटेन करना पड़ेगा, कितने हायर लेवल पे आपको वैक्यूम मेंटेन करना पड़ेगा, और उसकी कॉस्टिंग कितनी ज्यादा होगी कि अगर आपको वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे उबालना है। अगर मतलब आपका रूम है, अगर आपको आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा जो है सर मतलब क्या बोलते हैं रूम टेम्परेचर मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है, और मुझे आप जिद पकड़ के बैठे हो कि नहीं अभी मेरा लिक्विड बॉयल हो जाए, तो आप क्या करोगे,
आपके रूम में वैक्यूम लगाओगे और सराउंडिंग जो प्रेशर है 4.313 किलो पास्कल जब आपने किया, तो आपका वाटर जो है विदाउट टेम्परेचर या फिर विदाउट गैस, मतलब विदाउट क्या बोलते हैं, मतलब बर्नर या फिर विदाउट हीट आपका वाटर बॉईल करने लगेगा। ओके, तो ये आपका स्टीम टेबल देता है। मैंने आपको बता दिया कि व्हाट द स्टीम टेबल टेल्स यू। स्टीम टेबल टेल्स यू the properties of water at different temperature and different pressure. So what are the properties of water? Its temperature, its pressure, its enthalpy, its entropy, its density, its viscosity, its specific heat, और ना जाने कितना वाटर के कितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो आपको एक अलग अलग टेम्परेचर पे और अलग अलग प्रेशर पे वो बताते हैं। ओके, ये आपको बताते हैं। तो इधर तक किसी को कोई डाउट है या फिर कुछ है तो बता दीजिए। आपको हमने लास्ट टाइम ये भी बोला था कि मतलब जो पंप सेक्शन लाइन है वो मतलब उसकी लेंथ जो है एटलीस्ट मतलब 2 से 3 मीटर तक होती है राइट, पर हाँ ये इंडस्ट्रियल हाँ ये आपने बताया था। राइट, ये आपने बताया था। ये आपने बताया था। ये आपने बताया था, करेक्ट। ये सुहास ने बताया था कि कितना रखना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स मेरे को पता नहीं है, मेरे को बुक के स्टैंडर्ड्स पता होते हैं। तो सुहास अगर देखो कभी आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कुछ पता हो तो आप मतलब आप तो बताते हो वैसे, तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट या फिर कुछ समझ में नहीं आया क्या है कैसा है? और कैविटेशन भी मैं बता देता हूँ और एक बार। कैविटेशन एक फॉर्म ऑफ बॉइलिंग है, जिससे क्या होता है, बॉइलिंग में क्या होता है, आपका बबल फॉर्मेशन होता है, लेकिन कैविटेशन उससे भी गंदा है। कैविटेशन उससे भी गंदा क्यों है? बिकॉज ये एक नॉर्मल बॉइलिंग नहीं है। बिकॉज देखो नॉर्मल बॉइलिंग क्यों नहीं है, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, पानी को हीट नहीं दे रहा हूँ। ओके, मैं सराउंडिंग प्रेशर मेरा कम कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, जो बबल्स फॉर्मेशन होते हैं ना वो बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जो वो फूटते हैं ना, आपका पंप का इंटरनल इतनी गंदी तरीके से डैमेज होता है। आपका केसिंग डैमेज होता है, आपका सक्शन लाइन डैमेज होता है, और पंप इतना महंगा होता है। संजय जी को भी पता होगा, और अपने कहाँ गए संजय जी और सिद्धार्थ जी, दोनों को भी पता होगा इफ दे आर वर्किंग। ओके, हिमांशु को भी पता होगा कि पंप का जो इंटरनल कंपोनेंट्स कितने महंगे महंगे होते हैं। तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते कि कोई अंदर कोई चीज घटे और हमारा जो पंप है वो किसी भी तरीके से डैमेज हो जाए। तो जैसे सुहास ने बताया कि एक स्टैंडर्ड जो है, दैट इज 2 और 3 मीटर वी आर कीपिंग एज एन एक्स्ट्रा मार्जिन। राइट सुहास? some 2 और 3 cases 5 meter but it's extreme level of this एक्सट्रीम लेवल, हाँ एक्सट्रीम लेवल 5 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सट्रीम 5 मीटर। तो यहाँ तक अगर आप नोट कर रहे हो, कोई पेन कॉपी लेके बैठा है, तो यू कैन नोट दिस एंड दैट्स इट। इसके बारे में और मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। I think संजय मिश्रा जी है वो तो मैकेनिकल में वर्क करते तो कमीशनिंग राइट, एट द कमीशनिंग टाइम राइट संजय जी संजय yes मिश्रा जी। yes yes definitely yes yes sure your suction length should be short और मतलब आपकी suction length short ही रहनी चाहिए to avoid the cavitation बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट। अगर देखिए मैं पहले से वही बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बस टेक्निकल जानता हूँ। कोई भी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि सुशांत आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो, या फिर ये इंडस्ट्री में ऐसा ऐसा होता है। कोई नहीं, मैं फिर से पढ़ूंगा और नेक्स्ट टाइम करेक्ट करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ 100% सही है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ 100% तो 95% सही है, 5% ऊपर नीचे भी हो सकता है। फिर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो मतलब ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, बिकॉज इन केमिकल इंजीनियरिंग कैसा होता है मालूम है, बुक्स का हर कुछ चीज नहीं होता है वहां पे। बुक्स तो चलो ठीक है, क्योंकि बुक्स के हिसाब से आप एक डिजाइन करो रिएक्टर, चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं वो। सुहास बराबर बोल रहा हूँ ना सुहास? हाँ हाँ हाँ, चलो, उनका नेटवर्क का इशू है, कोई नहीं। तो बुक्स के हिसाब से आप हीट एक्सचेंजर डिजाइन करो या फिर कोई भी चीज डिजाइन करो। सो टेक्निकली वो मतलब इतना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा बन नहीं सकता कि इंडस्ट्री में हो सके। टेक्निकली मतलब थेरोटिकली बुक्स में अच्छा लगता है, बट रियल वर्ल्ड में कुछ बहुत ज्यादा सिनेरियोज होती है, क्योंकि बुक्स वो कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं होता है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा सिनेरियोज होते हैं गाइज कि जिसमें बुक्स वो चीज कंसिडर नहीं करते हैं। बुक्स क्या बोलते हैं, बुक्स आइडियल केसेस पे चलते हैं। बुक्स बोलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या फिर ये कांस्टेंट रहेगा, ये, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में कुछ कांस्टेंट नहीं है, कभी भी उठ के कुछ भी हो सकता है। ओके, वो एक हीट एक्सचेंजर अगर आपका हिमाचल प्रदेश में चलेगा तो वही हीट एक्सचेंजर वही इफिशियंसी इधर नहीं देगा, कश्मीर में नहीं देगा।
बिकॉज सराउंडिंग टेम्परेचर अलग है, सराउंडिंग प्रेशर्स अलग है, फ्लूइड कंडीशंस अलग है, तो वो भी इफेक्ट करता है। तो बुक्स वो कंसिडर नहीं करते, बुक्स आइडियल केसेस पे चलते हैं हमेशा, एटलीस्ट इन केमिकल इंजीनियरिंग। डेस्टिलेशन के बारे में किस किस को पता है? डेस्टिलेशन के बारे में आप अनम्यूट करके बता सकते हैं यार, कोई मतलब गलत होगा तो क्या होगा, मतलब हम सब सभी सीख रहे हैं यहाँ पे। It is a technique to हाँ। separate the liquid component with due to the temperature difference. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनीवन? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी हो ना, या सो गए सिद्धार्थ जी? यस सर, सेम है। सर मत बोलिए यार अपन सिद्धार्थ जी, प्लीज प्लीज तो प्लीज। आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सुहास, अलग से अपन ऑर्गेनिक और हिमांशु, एक्वायर्स। हिमांशु आवाज आ रहा है? हिमांशु, हिमांशु Yes, yes, audible. ऑडिबल ना? परफेक्टली ऑडिबल है ना? हाँ सिद्धार्थ जी, आवाज नहीं आ रहा है क्या प्रॉपरली? नहीं आवाज आ रहा है सर। वही हम्म, करते हैं, ऑर्गेनिक एक्वायर्स सेपरेशन जो है, हाँ वही हाँ हाँ, टेम्परेचर के डिफरेंस पे अपन वो अलग अलग करते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। तो क्या होता है अभी बहुत ज्यादा, मतलब बुक्स में बोलते हैं कि थोड़ा सा उसके ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा मतलब 5 मिनट के लिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि बुक्स के हिसाब से अगर आप डिजाइन करोगे तो इंडस्ट्री में क्यों नहीं चलेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ डेस्टिलेशन का। ओके, तो यहाँ पे आपका डेस्टिलेशन कॉलम है, यहाँ पे आपका डेस्टिलेशन कॉलम है। तो डेस्टिलेशन कॉलम अगर मैंने बुक्स के हिसाब से डिजाइन किया, ओके, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है कि ओके सुशांत एक काम करो, ये आपकी टीम है पूरी, संजय जी है, सुहास है, हिमांशु है, सिद्धार्थ है, पीयूष है, आप एक कॉलम हमको डिजाइन करो और बताओगे कि नंबर ऑफ प्लेट्स कितना होगा और मुझे कितना टेम्परेचर एंड कितना प्रेशर लगेगा। तो मैं बोला कि किसको सेपरेट करने के लिए? एक इथेनॉल का मिक्सचर है और एक वाटर है, इथेनॉल है एंड वाटर है, मुझे इन सबको सेपरेट करना है। ओके, इथेनॉल वाटर है, या फिर आप कीटोनिक ले लीजिए, कोई भी एक रैंडम ले रहा हूँ मैं, कीटोनिक ले लीजिए, मुझे इसको सेपरेट करना है। मुझे इसको सेपरेट करना है तो मुझे नंबर ऑफ स्टेजेस कितने लगेंगे, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, नंबर ऑफ स्टेजेस कितने लगेंगे ये मुझे फाइंड आउट करो, और अंदर कितना टेम्परेचर एंड प्रेशर रहेगा ये आप फाइंड आउट करो। तो मैं क्या बोला कि यार चलो टीम, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैकैप्थिल यूज करते हैं। मैकैप्थिल यूज किया, तो मैंने मैकैप्थिली से अच्छे से न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाया और मैंने यूज किया। मुझे आया 10 नंबर ऑफ प्लेट्स आना चाहिए, और मैंने जो राउल्स लॉ है या फिर उससे टेम्परेचर प्रेशर निकाला, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर प्रेशर उससे निकाल सकते हैं, निकाला, और मैंने ये इंडस्ट्री में लेके गया और मैंने इसको इंस्टॉल किया। ये इतना गंदा फटेगा ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, 4 गांव लेके ये फटेगा। क्यों फटेगा संजय जी? क्यों फटेगा? सिद्धार्थ जी, हिमांशु? सर क्या क्वेश्चन क्या है? मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा एक इथेनॉल है, वाटर है, कीटोन है, मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हम लोगों की एक टीम है, हम लोगों को, हम लोग प्रोसेस इंजीनियर से, हम लोगों की एक टीम है, और हमको बोला गया है कि सुशांत ये टीम के साथ आप लोग कितना मतलब कितना प्लेट्स लगेगा कॉलम में, वो फाइंड आउट करो, और कितना टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा ये फाइंड आउट करो। तो मैंने मैकैप्थिली मेथड यूज किया, मैकैप्थिली मेथड से मैंने ये तीनों चीजें फाइंड आउट की है। तो क्या ये कॉलम चलेगा? फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो हिमांशु? हाँ सर, आप ऑडिबल हो। तो एक्चुअली ना, एक्चुअली जो मैककेपथिल मेथड है उसके कुछ assumptions है, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ग्रेट ग्रेट, हाँ। वो, हाँ, जो assumption अगर वो वैलिड होता है वो हम्म सेपरेशन के लिए, हम्म मुझे हम्म याद हम्म नहीं आ रहा हम्म, assumption क्या है, मैं सब बताऊंगा, सब then it याद is है। okay. हम्म। अदरवाइज वो assumption मतलब invalid है, so it will not work. हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या राम जैसा आदमी, मतलब राम के क्वालिटी का आदमी अभी पृथ्वी पर है क्या? उसके जैसा आदमी है, या फिर मतलब आप ऐसा पकड़ लो, कोई भगवान है क्या अभी अर्थ पे? भगवान आइडियल है, मतलब भगवान बोलता है कि बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई आदमी है क्या? इसका आंसर यस और नो में दीजिए हिमांशु जी। नो। नो। तो इसका भी आंसर नहीं नो सर, है। नहीं है सर। हाँ, तो इसका भी आंसर नो है, इसका भी आंसर नो है। ओके, सिंपल वे में, क्योंकि इसके ऐसे ऐसे एजम्पशंस है ना जो कि अर्थ पे कभी नहीं हो सकता। ओके,
इसका पहला अजम्पशन है, जो सबसे घटिया अजम्पशन इसने है, इसका कांस्टेंट मोलाल ओवरफ्लो। कांस्टेंट मोलाल ओवरफ्लो, सीएमओ बोलते हैं इसको, ये एक है। दूसरी चीज बोलता है स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। तीसरा चीज ये और एक बोलते हैं कि रिलेटिव वॉलेटिलिटी है वो ग्रेटर देन 5 नहीं होनी चाहिए। चौथा चीज ये बोलते हैं कि 25 प्लेट के ऊपर हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। छठा चीज ये बोलते हैं कि मतलब हाँ, सीएमओ ही पकड़ लो, कांस्टेंट मोलाल ओवरफ्लो ही पकड़ लो। सबसे इसका खतरनाक वाला अजम्पशन तो यहीं पे है, कांस्टेंट मोलाल ओवरफ्लो। ये आपको पता है हिमांशु, क्या है ये कांस्टेंट मोलाल ओवरफ्लो? कांस्टेंट नहीं सर। मोलाल, ओके ओके, या फिर किसी और को पता है कांस्टेंट मोलार ओवरफ्लो क्या है? मैंने स्टेडी स्टेट अनस्टेडी स्टेट क्या होता है इसका तो मतलब इतना खतरनाक एक्सप्लेनेशन दिया था, जो फ्री के क्लासेस था, मतलब जो 2.5 आवर्स का क्लास था उसमें। इससे मैं भी थोड़ा देख रहा हूँ और कुछ एजम्पशंस है क्या, मेरे को जितना 4 ही याद आ रहे हैं। देखते हैं, बाइनरी मिक्सचर होना चाहिए, हाँ बराबर बराबर, बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर मतलब सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होना चाहिए, जो कि सीएमओ से भी घटिया अजम्पशन है। ओके, ओनली 2 कंपोनेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मोलाल ओवरफ्लो, जो कि मैंने आपको बता दिया। इक्विलिब्रियम एट ईच स्टेज, हाँ तो कांस्टेंट मोलाल ओवरफ्लो में आता है इक्विलिब्रियम एट ईच स्टेज। कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, ये भी और एक है। सातवां है कांस्टेंट प्रेशर, सीपी। सीपी मतलब कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, हाँ ये इसमें आता है, मतलब ये सीएमओ में आता है कि प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, हीट ऑफ मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, सैचुरेटेड। बहुत है इसके एजम्पशंस, गंदे गंदे एजम्पशंस है, बट इसका 2-3 अजम्पशंस अगर मैं आपको बता दूं कि आइडल फ्लूइड होना चाहिए, आइडल फ्लूइड होना चाहिए, कांस्टेंट मोलाल ओवरफ्लो होना चाहिए, स्टेडी स्टेट होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए कि बाइनरी मिक्सचर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर। क्या हम लोग 2 ही मिक्सचर का, यहाँ पे यहीं पे देखो इथेनॉल वाटर कीटोन है, तो 3 मिक्सचर में मेरा मैकेप्थेली लगेगा ही नहीं, बिकॉज मैकेप्थेली इज फॉर प्योरली फॉर द बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर मतलब सिर्फ 2 मिक्सचर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होना चाहिए, 2 ही कंपोनेंट को सेपरेट कर सकेगा। ये समझ में आ रहा है या फिर बोर लग रहा है? संजय, सिद्धार्थ जी, संजय जी, हिमांशु, कार्तिक, कार्तिक न्यू कमर, कार्तिक तो समझ रहा है सर। समझ रहे हैं ना? कार्तिक, कार्तिक, यस, कार्तिक आप अनम्यूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड से यस। ओके, संजय जी, सिद्धार्थ जी, यस सर। ओके, संजय जी, सिद्धार्थ जी, ऑल गुड। संजय यस मिश्रा, सर। संजय जी, संजय मिश्रा, ऑल गुड। यस 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 सर। हाँ सर मत बोलिए यार। ओके, तो सीएमओ में क्या बोलता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। सीएमओ बाइनरी मिक्सचर तो आपको पता चलेगा कि 2 ही कंपोनेंट है। स्टेडी स्टेट का तो मैं अभी नहीं दूंगा ये पूरा, क्योंकि स्टेडी स्टेट का तो मैंने इतना मतलब नियरली 30 मिनट स्टेडी स्टेट के ऊपर बताया था। रिलेटिव वॉलेटिलिटी 5 के ऊपर होना चाहिए, और प्लेट सिर्फ 25 होना चाहिए, ये है। और सीएमओ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सीएमओ क्या है। सीएमओ ये है कि डेस्टिलेशन में क्या होता है, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि डेस्टिलेशन में क्या होता है। डेस्टिलेशन में क्या होता है, आपका वेपर ऊपर जाता है, लिक्विड नीचे आता है, रिबॉइलर इधर होता है, कंडेंसर इधर होता है। तो क्या होता है, मेरा फीड इधर गया, मेरा फीड इधर गया, तो पहले क्या होता है, मेरा फीड नीचे जाता है, नीचे गया, रिबॉइलर में आया, रिबॉइलर ने उसको हीट किया, वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर ऊपर गया, फिर कंडेंसर ने उसको कंडेंस किया, लिक्विड नीचे आया। तो वेपर हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, लिक्विड हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। एमवीसी रहता है वेपर में, वो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। मोर वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जो जल्दी उड़ेगा, जो जल्दी उड़ेगा। मतलब अगर मेरा एक 30 डिग्री सेल्सियस है और एक 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें मोर वोलाटाइल क्या होगा, मोर वोलाटाइल कंपोनेंट कौन सा होगा? हेलो, जिसका 30 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस। कम है। जिसका टेम्परेचर कम है, 30 तो जिसका टेम्परेचर कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? वेपर प्रेशर कम होगा ना सर? कम होगा, कम होगा। करेक्ट, 100% करेक्ट। यानी टेम्परेचर ज्यादा है ना, हम्म, वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ज्यादा वोलेटाइल है। नहीं बताओ, अभी आप ही बोल रहा हूँ।
अब भी इतना बड़ा समझाया पीछे, और बता रहे हैं कि आप टेम्परेचर कम होने पे वेपर प्रेशर, इतना मैंने एनपीएसएच पे वही बताया ना यार, ऐसा मत करो यार। हेलो सर, आपने कुछ बोला क्या? हाँ, अरे मैंने ये बोला कि ऐसा मत कीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था एनपीएसएच में कि जिसका टेम्परेचर कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसका उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ना कि कम। तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्लियर है? इसके बारे में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बिकॉज दीज आर बेसिक्स एबीसीडी ऑफ द डेस्टिलेशन। क्लियर है? मेरा आवाज तो परफेक्टली आ रहा है ना? आवाज नहीं आ रहा है तो बताओ। सर लैग होता है यस बीच यस में यस सर। आवाज आ रहा है कि बीच बीच में लैग हो रहा है? संजय जी, लैग नहीं होता है नहीं सर नहीं, इसमें। आवाज परफेक्ट है, परफेक्ट है। परफेक्ट है ना आवाज? आ रहा है बिल्कुल। यस हाँ, आवाज यस। अगर लैग हो रहा है तो बताइए, क्योंकि ये मैंने आज थोड़ा सा, आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा, दिख रहा है क्या? मेरा फेस दिख रहा है? ये लगा है मैंने आज थोड़ा सा। हाँ यस सर। यस। ओके, तो इससे अच्छा आवाज आया इसलिए लगाया मैंने, तो अगर नहीं आ रहा तो मैं मेरे इससे जाता हूँ फिर से। ओके, तो ओके ओके, हाँ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, तो 10 मिनट मुझे दीजिए, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा एमवीसी का, ओके। मोर वोलाटाइल कंपोनेंट का, मोर वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो पीपी है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कम रहेगा। एज सिंपल एज दैट। वेपर प्रेशर इज नथिंग बट योर पी सैट। पी सैट मतलब सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर मतलब जिस प्रेशर पे लिक्विड बॉईल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, गिवन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता है, तो एमवीसी में ये होता है। आप लिख के लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्टिलेशन समझने के लिए, ओके। तो क्या होता है, कांस्टेंट मोलाल ओवरफ्लो में समझा रहा था। कांस्टेंट मोलाल ओवरफ्लो ये बोलता है कि अगर मेरा 5 मोल्स ऑफ मोर वोलाटाइल कंपोनेंट इधर आया, तो 5 मोल्स ही इधर जाएगा। ऐसा आइडियली इम्पॉसिबल है। मतलब 5 मोल्स ऑफ इथेनॉल इधर आया, तो 5 मोल्स ऑफ इथेनॉल इधर जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ईच स्टेज पे। और ईच स्टेज पे ऐसा होगा, मतलब जितना गया उतना आएगा, मतलब मास बैलेंस होगा ही। मतलब मास बैलेंस हमेशा क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। जितना वेपर से लिक्विड में गया कंपोनेंट, उतना ही कंपोनेंट आपका वेपर से लिक्विड में आएगा। ये बोलता है कांस्टेंट मोलर ओवरफ्लो, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ओके, इसका मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो सेम रहेगा, हीट लॉस नहीं है, और नो हीट ऑफ मिक्सिंग है। ऑपरेट तो इक्वल मोलार हीट्स ऑफ वेपराइजेशन रहेगा, मोल्स ऑफ वेपर राइजिंग इक्वल टू मोल्स ऑफ लिक्विड डिकेंडिंग। ओके, जितना वेपर है, और जितना मतलब आप ऐसा समझिए, अगर आपको अभी आप बिगनर लेवल पे हैं, तो जितना मोल्स ऑफ वेपर ऊपर जा रहा है, उतना ही लिक्विड नीचे आएगा। समझ रहे हो? 3 मोल्स ऑफ वेपर ऊपर जा रहा है, तो 3 मोल्स ऑफ लिक्विड नीचे आएगा। ओके, और हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये 0 रहेगा। और हीट ऑफ मिक्सिंग जो है, ये भी मैं आपको, ये एक थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है, सोल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स का, वो 0 रहेगा। ऐसा इम्पॉसिबल है। दिस इज द इम्पॉसिबल कंडीशन। ये इम्पॉसिबल की कंडीशन की वजह से ही व्हेन आई एम ड्रॉइंग द, ये देखिए, अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे मेरा इक्विलिब्रियम लाइन है, और ये मेरा ओ एल आर एस होता है, और ये मेरा ओ एल एस एस होता है। और इसके बीच में मैं प्लेट्स ड्रॉ करता हूँ, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, प्लेट 5 एंड प्लेट 6। सुहास, कुछ याद है आपको? ओ एल आर एस, यस यस। ओ एल एस एस, बराबर है ना? क्या कुछ गलत लिख रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे है। ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन, ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन। तो ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अरे भाई, स्ट्रेट लाइन क्यों है? स्ट्रेट लाइन ये सीएमओ की वजह से, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर मेरा लाइन स्ट्रेट ही नहीं आया, तो मैं एक ट्रेस कैसे ड्रॉ करूंगा? ट्रेस ही अगर नहीं ड्रॉ कर पाया, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड द प्लेट्स यूजिंग मैकैप-थेली मेथड? इधर तक क्लियर है? हम्म? हेलो 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 हेलो।
हाँ सर, बस क्लियर है। आवाज आ रहा है ना, आवाज आ रहा है ना, क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना, परफेक्ट एकदम। तो मैकैप-थैली मेथड जो है डिस्टिलेशन कॉलम जो डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए पंचन सेवरेट मेथड यूज होता है या फिर लुइस सॉरेल मेथड यूज होता है। अलग अलग किस्म के मेथड्स यूज होते हैं। मैकैप-थैली मेथड अगर कोई बोल रहा है कि मेरे कंपनी में हम लोग मैकैप-थैली मेथड से ट्रेस निकाल रहे हैं, तो या तो वो खुद पागल है या तो हमको पागल बना रहा है, या तो वो खुद नहीं जानता कुछ केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में, या फिर वो समझ रहा है कि हम पागल है, हमको कुछ नहीं आता। तो आपको उसको पूछना है कि भाई तेरे कंपनी में ये सब कहाँ से ला रहा है तू? ये तो इसके ऊपर तो मैं 4-5 घंटे बात कर सकता हूँ और इसके बारे में डेप्थ में जा सकता हूँ, बट मेरा ये आज नहीं है। हमारा आज मतलब पंप्स का है थोड़ा सा कंसर्न, बट ये जब अगर डेस्टिलेशन डिजाइन जब आएगा तो इसकी जो थ्योरी है, इससे मतलब बहुत मैं डीप में जाऊंगा, लेकिन आज हमारा ये जरूरत नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक्स में सिर्फ मैकैप-थैली पढ़ाते हैं बीटेक में, पंचन से एवरेज पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, मतलब 20%, लेकिन 100% जो पढ़ाते हैं दैट इज द मैकैप-थैली। जो आप पढ़ा रहे हैं मैकैप-थैली, उसका इंडस्ट्री में यूज जीरो है। तो क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि इतना तो समझे बच्चों को कि हीट देने से वेपर ऊपर जाता है, लिक्विड नीचे आता है, रीबॉयलर नीचे रहता है, कंडेंसर ऊपर रहता है। बस इतना समझता है, क्योंकि ये इसमें से एक भी कंडीशन है स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कैसे होगा? स्टेडी स्टेट इज इम्पॉसिबल यार, स्टेडी स्टेट नहीं होगा। और सबसे घटिया चीज, क्या हम लोगों का दो ही कंपोनेंट रहेगा? कभी नहीं। बाइनरी मिक्सचर ही रहेगा? नो, बाइनरी मिक्सचर कभी नहीं रहेगा, मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर रहेगा। 10-10 30-30 कंपोनेंट रहते हैं, 20-20 30-30 कंपोनेंट रहते हैं डेस्टिलेशन कॉलम में। तो ये जस्ट इट इज जस्ट फॉर द स्टडी, इट इज जस्ट फॉर द क्या बोल सकते हैं, मतलब कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए है। ऐसा कभी नहीं होता। हीट ऑफ मिक्सिंग ही नहीं है। हीट ऑफ मिक्सिंग तो इतना बड़ा कंसेप्ट है, उसको ही जीरो मानता है मैकेनिकली। हीट ऑफ मिक्सिंग नहीं है, रिएक्शन नहीं होना चाहिए, स्टेडी स्टेट होना चाहिए, कांस्टेंट मोलर ओवरफ्लो होना चाहिए, मतलब जितना वेपर ऊपर जा रहा है उतना ही वेपर लिक्विड होना चाहिए। और मतलब सब सब चीज बोल रहा है वो, सब चीज बोल रहा है, जो कि टेक्निकल। और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। भाई कौन से कॉलम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है? एक ट्रे पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता। वो बोलते हैं कि पूरे कॉलम में प्रेशर आपका सेम होना चाहिए, विच इज टेक्निकली फिजिबल, जो बोलते हैं ना फिजिबल, विच इज नॉट फिजिबल टेक्निकली, दिस इज नॉट फिजिबल। सो मैकैप-थैली इज जस्ट फॉर द स्टडी, मैकैप-थैली इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग योर कंसेप्ट एंड थोड़ा बहुत मतलब कुछ तो सिखाए बीटेक में, क्योंकि रियल वर्ल्ड डेस्टिलेशन कॉलम अगर आपको डिजाइन करना सिखाएंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। रियल वर्ल्ड डिजाइनिंग वो नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा फैक्टर्स आते हैं कि इंडस्ट्री में भी वो मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। तो इधर तो आपको बुक्स में क्या ही पढ़ाएंगे, तो इसलिए बुक्स को बुक्स की तरह रखो, सिर्फ नॉलेज लेना है और इंडस्ट्री में जाके रियल वर्ल्ड सीखना है। अभी आपको समझा मैंने क्यों बोला कि बुक्स से अगर आप कोई डिजाइन करोगे, बिकॉज बीइंग अ केमिकल इंजीनियर our work is to design an efficient heat. We study heat transfer to design and not to manufacture, to design an efficient heat exchanger. We design sorry we learn CRE to design an efficient reactor. We learn mass transfer to design an efficient यूनिट ऑपरेशन, ये बोलते हैं इक्विपमेंट, बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन इक्विपमेंट। वी डिजाइन सॉरी वी लर्न फ्लूइड मैकेनिक्स टू डिजाइन अ पंप और टू अंडरस्टैंड हाउ द फ्लूइड फ्लोज विद इन द केमिकल प्लांट। तो हमारा मेन कंसर्न जो है पढ़ने का, वो है डिजाइनिंग, लेकिन हम जॉब कर रहे हैं प्रोडक्शन। तो क्या मतलब हुआ? अपने बीटेक में पढ़ा डिजाइनिंग कैसे करते हैं और जॉब कर रहे हैं प्रोडक्शन का। इसलिए आई हेट प्रोडक्शन जॉब। मतलब प्रोडक्शन जॉब अच्छा है 1-2 साल के लिए, अच्छा है 2 साल के लिए, बिकॉज आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको समझ में आता है कि ओके हाँ हाँ मतलब कैविटेशन जब होता है तो आवाज कैसी आती है। और फिर जब फ्लडिंग होता है, फ्लडिंग विपिम का तो पता ही होगा आप लोगों को, पता होगा ना? हेलो संजय जी, हिमांशु जी, सिद्धार्थ जी, पता होगा फ्लडिंग विपिंग के बारे में? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। नहीं सर, नो आइडिया सर। नो आइडिया, ओके। ये भी बताएंगे सिद्धार्थ जी, नो फ्लडिंग आइडिया। विपिंग। हिमांशु जी, फ्लडिंग नो विपिंग। नो आइडिया। हिमांशु, फ्लडिंग विपिंग, फ्लडिंग विपिंग, फ्लडिंग विपिंग। Where when in a distillation column, हाँ, when there is a high flow rates, करेक्ट, so that's why the flooding occurs. absolutely correct. When your water flow rate increases,
योर विपिंग इंक्रीजेस, व्हेन योर एयर फ्लो रेट या फिर वेपर फ्लो रेट इंक्रीजेस, योर फ्लडिंग इंक्रीजेस। मतलब अगर आपके कॉलम में या तो वेपर होगा या तो लिक्विड होगा, ऑब्वियस सी बात है। वेपर का फ्लो रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसको बोलते हैं फ्लडिंग, अगर लिक्विड का फ्लो रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया उसको बोलते हैं हम लोग विपिंग। ओके राइट राइट राइट। राइट। सुहास, अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, क्योंकि मैं रिवाइज विवाइज नहीं करता हूँ, अगर कुछ गलत बोल भी और दो जो तो। आपने बोला ना रोटेशन का, मैकअप था इज एब्सोल्युटली राइट। नो वन हाँ हाँ इंडस्ट्री हाँ मैकअप। हाँ 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 हाँ, वो तो है वो तो है। सो डेस्टिलेशन इज द हार्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। मतलब डेस्टिलेशन, अगर आप एक टॉपिक मतलब अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे बढ़िया है, सो दैट इज द डेस्टिलेशन। और डेस्टिलेशन मैंने इतना मतलब किया था, इतना किया था गेट में या फिर बीटेक में, इतना पढ़ा था, क्योंकि दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक। ब्यूटीफुल है, पूरा केमिकल इंजीनियरिंग ब्यूटीफुल है, बट ये जो डेस्टिलेशन है ना, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब पूरा सभी ब्यूटीफुल है, बट उससे भी ब्यूटीफुल ये डेस्टिलेशन है, क्योंकि इसके जो इंजीनियरिंग इसमें यूज की है, जितना ज्यादा फिजिक्स है, जितना ज्यादा मतलब कैलकुलेशन है, अगर आप घुसते जाओगे ना तो आप बोलोगे यार क्या मतलब कैसे बना है, व्हाट ब्यूटी वी हैव इन इंजीनियरिंग। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये चीजें ऑलरेडी नेचर में है। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा ब्रांच है जो इन्वेंशन है, बाकी सभी ब्रांचेस इज द डिस्कवरी। डेस्टिलेशन आपका नहीं होता था क्या? वाटर आपका डेस्टिलेशन से ही तो होता है। आपका सी लेवल से वेपराइज हो गया, वाटर का बन गया क्लाउड, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो गया, क्लाउड का हुआ कंडेंसेशन, पानी गिर गया, तो ये डेस्टिलेशन नहीं होता था क्या? तो डेस्टिलेशन जिसने भी लिखा है, या मैकैब ने वगैरह, ये इन्होंने इन्वेंट नहीं किया, है डिस्कवर किया है। उन्होंने देखा अरे यार बारिश कैसे गिर रहा है, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, ओके, वे उसका क्लाउड बन रहा है, क्लाउड बनने के बाद ऊपर जब मतलब क्या बोलते हैं टेम्प मतलब प्रेशर कम हो गया तो क्लाउड का क्या हो रहा है, क्लाउड ब्लैक हो रहा है और पानी गिर रहा है ऊपर से। तो उन्होंने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया, अरे चलो तो काम करते उसके ऊपर साइंस लगा देते। क्या करते उसके ऊपर वेपराइजर पे मतलब सी सरफेस को रिबॉयलर करते, ऊपर का कंडेंसर करते, फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन लगाया 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 लगाया, फिर उसके बाद डेस्टिलेशन कॉलम आ गया हमारे सामने। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इंजीनियरिंग जो है वो सराउंडिंग में ही है, उसको सिर्फ डिस्कवर किया गया है। डिस्कवर मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसके ऊपर से पर्दा हटा दिया। इन्वेंशन मतलब नया कुछ तो बना दिया। चैट जीपीटी इज नॉट अ डिस्कवरी, चैट जीपीटी इज एन इन्वेंशन। ग्रेविटी, ग्रेविटी इन्वेंशन है कि डिस्कवरी है संजय जी? ग्रेविटी इज एन इन्वेंशन और इट इज अ डिस्कवरी? इन्वेंशन। चैट डिस्कवरी ग्रेविटी, डिस्कवरी। हाँ ग्रेविटी तो ऑलरेडी डिस्कवरी नेचर में डिस्कवरी इज था। फाउंड। हाँ डिस्कवरी मतलब जो पर्दा हटाना, डिस्कवरी ऑलरेडी ग्रेविटी नेचर में था, जो ऑलरेडी नेचर में है और उसको मैंने स्टडी करके मैथमेटिक्स लगाया, सो दैट इज नॉट एन इन्वेंशन ना। वो तो गॉड का दिया हुआ है। ग्रेविटी इज गिवन बाय गॉड, ग्रेविटी इज नॉट गिवन बाय आइंस्टीन, ग्रेविटी इज नॉट गिवन बाय न्यूटन, ग्रेविटी इज नॉट गिवन बाय न्यूटन और आइंस्टीन, ग्रेविटी इज गिवन बाय द नेचर। न्यूटन हैज डिस्कवर्ड दैट। अभी तो वो बोलते हैं कि झाड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से मतलब जो है सेब गिर गया, ये गिर गया, तो वो तो मुझे लगता है कहानी या फिर रहेगा नहीं रहेगा, बट उसने बस उसके ऊपर दिमाग लगाया कि अरे हाँ नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, एंड दैट दैट इज द डिस्कवरी। सो आपका जो सर्किटल ब्रांचेस है ना, सो दैट इज एन इन्वेंशन, बट योर नॉन सर्किटल, सर्किटल ब्रांचेस मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी, एआई, एमएल, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, दिस इज एन इन्वेंशन। और आपका केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, दिस इज एन डिस्कवरी। ये दिखता है नेचर में, इसलिए इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, बोलते हैं सीएससी को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये दिखता ही नहीं है, एरे स्ट्रिंग से दिखता ही नहीं है। सर्वर कहाँ दिखता है आपको? सर्वर दिखता है क्या? नहीं दिखता, ये एब्स्ट्रैक्ट है। बट केमिकल इंजीनियरिंग में से एक भी है जो नहीं दिखता। वेपर प्रेशर दिखता है, आपका पंप्स दिखते हैं, आपका एंथैल्पी दिखता है, एंट्रोपी दिखता है, आपका सब कुछ दिखता है, बिकॉज इट इज एन डिस्कवरी। ये सब कुछ नेचर में था, इसके ऊपर सिर्फ मैथ्स लगा लगा के इसको एक फॉर्मूला में आपके सामने लाया गया है। इधर तक क्लियर है सबको? संजय जी, सिद्धार्थ जी? यस यस सर। क्लियर है सर। आई थोड़ा हैव सा, वन डॉट सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना संजय जी। पाइप में जब हैमरिंग होते हैं वो कैविटेशन की वजह से होते हैं, उसका क्या है लॉजिक, क्या है सर? नो नो आई एम मतलब वो मुझे नहीं पता, नहीं सच में मतलब पाइप में हैमरिंग क्यों होता है इंडस्ट्री लेवल पे पता होगा, आई डोंट नो। लाइक हैमरिंग होता है इतना मुझे पता है। संजय जी,
हाँ जी एक्सपांशन क्लियर क्लियर कॉन्ट्रैक्शन के बीच में होता है। हेलो ये स्टीम पाइप की सर, बात कर रहे हो आप या वाटर पाइप की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, वाटर पाइप की बात करता हूँ, कूलिंग कूलिंग का जो लाइन रहता है। किसी को पता होगा तो आप बता दीजिए। तो मेन कंसर्न ये भी होता है कि जब हैमरिंग होता है ना, तो हम्म। अगर कोई वाटर का पाइप हो या स्टीम का पाइप हो, उसमें कैसे सपोर्ट्स रहते हैं सर। कॉन्ट्रैक्शन तो एक्सपांशन होता है उसमें सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, फ्लेक्सिबल सपोर्ट्स और गाइड सपोर्ट्स यूज होते हैं, और लूप लूप भी यूज करना पड़ता है। ये आपका एजम्पशन है, राइट, ये चीज मैं एग्री करता हूँ, बट इनके पीछे लॉजिक क्या है, मे बी वो चीज क्लियर हो तो बेटर होगा। इनसाइड फ्लोइंग फ्लूइड्स राइट, इसके इनसाइड पीछे द पाइप। साइंस प्रेशर ड्रॉप रहेगा। बढ़ने की वजह से भी आपका हैमरिंग हो सकता है। टेम्परेचर, फिर हाँ, आपका ये सडन एक वाल्व पॉइंट। क्लोज हो गया, उस टाइम हैमरिंग हो सकता है। ओके, मतलब मेरा हाँ, थोड़ा ये सा वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हम्म, गाँव में तो, लेकिन आपका मतलब हैमरिंग इसके वजह से होता है कि आपका सडन वाल्व मतलब क्लोज हो गया, या आपका प्रेशर ड्रॉप सडनली ये हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एट द टाइम सपोज आपका मतलब हैमरिंग मोस्ट ऑफ द आपका जो कंडेंस्ड वेपर्स लाइन होगा उसमें हुआ होगा, मतलब लीक होता नहीं। चलिए अच्छा है। हाईली ओ, वेपर प्रेशर। ओके ओके, हाँ तो एक मिनट। हाँ। हम्म, संजय सर, आप आपका क्या कहना है, मतलब प्रेशर होता है कि क्या होता है, या टेम्परेचर वेरी करता है? हेलो। आ, हाँ संजय जी, ये आपका डाउट है, हम लोग इसको एक बार, मैं भी इसके बारे में पढ़ता हूँ। ओके, एक बार आर्टिकल वगैरह कुछ मिलता है तो इसके ऊपर मैं आपको ग्रुप में रिप्लाई दूंगा, या फिर इसके ऊपर रिप्लाई दूंगा, पाइप में हैमरिंग क्यों होता है उसका थोड़ा सा साइंस भी पढ़ता हूँ, कि मुझे भी पता चले, मेरे भी मतलब ये हो जाएगा। तो ओके अभी फिलहाल जी। के लिए ये आपको समझा होगा कि मैकेनिकल गाइज आपको थोड़ा तो समझा होगा ना ये क्या है, मतलब कैसे प्लेट्स आते हैं इतना। ये देखो, ये इक्विलिब्रियम लाइन है, ये जो लाइन है ना, दिस इज योर इक्विलिब्रियम लाइन। ओके, वेपर प्रेशर का जो इक्विलिब्रियम है वो वाला लाइन है, ये कैसा आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइन है ना, ये बस ऐसे ही है, मतलब डायगोनल को इंटरसेक्ट करने के लिए इस लाइन का, मतलब ऐसा समझो कि मतलब मीनिंग ऐसा नहीं है, बट इट इज जस्ट कि मतलब दो लाइन को इंटरसेक्ट करने के लिए है। और ये जो है ये ऑपरेटिंग लाइन मतलब रेक्टिफाइंग सेक्शन का है, और ये जो है स्ट्रिपिंग सेक्शन का है। रेक्टिफाइंग सेक्शन मतलब जहाँ पे आपका फीड प्लेट रहता है ना, फीड प्लेट के ऊपर वाला रहता है आपका रेक्टिफाइंग सेक्शन, मतलब ये आपका कॉलम है। तो ये आपका यहाँ पे फीड प्लेट है, तो इसके ऊपर वाला होता है रेक्टिफाइंग सेक्शन, और इसके नीचे वाला होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन। ओके, स्ट्रिपिंग करेक्ट, इसके बारे में भी पूरा मतलब जब करूंगा डेस्टिलेशन, तो आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कहीं पे भी, बट जितना मेरे को पता है ना, आप लोगों को मजा आएगा, मतलब डेस्टिलेशन जो है ना, लाइफ में इंटरव्यूज में या फिर कहीं पे भी आपको इससे मतलब खतरनाक एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, बिकॉज आई एम नॉट अ रट्टाफिकेशन गाय। मैं अगर कुछ नहीं समझा तो मैं वो याद ही नहीं रखता हूँ, नहीं समझा नहीं समझा, समझ गया तो पूरा मतलब उसका रूह रूह तक समझना है, नहीं तो नो, नॉट। ये याद करके लिख के आने वाला काम मैंने डिप्लोमा में किया है ये, बट जब मैंने बीटेक में आया तो ये याद रख के, अगर समझ भी नहीं आ रहा है तो याद करो लिख के आओ, याद करो लिख के आओ, ये वाला काम मैंने बीटेक में बिल्कुल नहीं किया। समझ में आ रहा है तो इन डेप्थ समझना है, नहीं आ रहा है नहीं। ये लाइन स्ट्रेट ही क्यों है, ओ एल आर एस स्ट्रेट ही क्यों है, ये वाकड़ा क्यों नहीं है, ओ एल एस स्ट्रेट ही क्यों है, तो इसका भी रीजन पता होना चाहिए। अरे ये डिजीज कांस्टेंट मोलार ओवरफ्लो, कांस्टेंट मोलार ओवरफ्लो की वजह से ये लाइन स्ट्रेट है। ओके, और ये इक्विलिब्रियम लाइन टेढ़ा क्यों है, इक्विलिब्रियम लाइन टेढ़ा ही रहता है, डोम शेप ही रहता है, उसका एक रीजन है, वो भी अभी बताऊंगा तो बहुत देर जाएगा, बट दिस इज हाउ मैकेप्थेली मेथड इज डन। तो कभी भी मैं आपको बोलता हूँ कि रियल वर्ल्ड कॉलम जो होता है उसके उसका जो कैलकुलेशन है दैट इज अ वेरी डिफरेंट। तो कॉलम का जब सिमुलेशन लेंगे सर लोग, क्योंकि पहला तो चीज़ है, मैं बहुत मतलब नाराज हूँ कि लोग इतने कम हैं, और कोई मतलब इतना हम लोग पढ़ाने के लिए बैठे हैं यार, और मैं सच में बोलता हूँ इतना डेप्थ में और इतना एंगेजिंग सेशन है ना, लोग नहीं लेते हैं। सच में बोल रहा हूँ मैं, मैंने भी किया है, मैंने भी बीटेक किया। ओके, इतना एंगेजिंग सेशन नहीं लेते लोग। हाँ डेस्टिलेशन है हो गया, कैविटेशन है हो गया, हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा करके पढ़ाते हैं। इतना मतलब घुस के या फिर उसको इंटरेस्टिंग बना के नहीं नहीं पढ़ाते, उनको कोई लेना देना ही नहीं है ये तो।
मतलब मेरे को पसंद है ये चीजें, इसलिए उनको क्या है, सैलरी आ रहा है, खत्म हो गया, वो ज्यादा जाते ही नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। बच्चे का जॉब लगे ना लगे, वो जिए मरे, फीस आ रहा है, बस। उनका कुछ लेना देना नहीं है उनको, नॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा। बीटेक के बाद चाय चाय की दुकान डालेगा या फिर किसी के हाथ के नीचे कुछ काम करेगा, नहीं। उनको क्या है, फीस चाहिए भाई, तू आजा फीस दे दे, बस तू बाकी में तेरा कुछ भी हो। प्राइवेट कॉलेजेस में तो यही होता है। अगर आप टॉप आईआईटीज एनआईटीज को छोड़ेंगे, ओके, 23 आईआईटीज, 32 एनआईटीज और कुछ अच्छे अच्छे स्टेट कॉलेजेस है, जैसे महाराष्ट्र में सीओईपी है, विजेटी है, सरदार पटेल है, पीआईसीटी है, ये कॉलेज छोड़ोगे तो बाकी कॉलेज में तो क्या है, फीस चाहिए मुझे, तू नहीं चाहिए, तू आ नहीं तो मत आ। ये ऐसे चलता है। तो जहाँ पे नॉलेज कुछ मिल रहा है तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, और फिर बाद में आपको इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रहा, ये सब आप करते हो, स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं हुआ। पूरे बीटेक में तो सिर्फ रट्टाफिकेशन हुआ है, स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट के बीच में डिफरेंस पता नहीं है। मैकैपथली बोलते हो कि इंडस्ट्री में कोई पूछा कि हाउ विल यू डिजाइन अ डेस्टिलेशन, सर विल यूज मैकैपथली, ऐसा बताते हो, तो जॉब कैसे मिलेगा? इट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू हैव सम एक्स्ट्रा स्किल्स इन यू। अभी संजय जी, सिद्धार्थ जी को तो पता होगा, ये सिर्फ ऐसा रट्टाफिकेशन वाले को तो अभी जमाना गया, पहले था वो जो चतुर था, चतुर का जमाना गया है, अभी रैंचो का जमाना ही है ना, व्हाट इज मशीन। ओके, तो वो वाला है। तो इसके बारे में तो हो गया सुहास, ये तो हो गया मतलब, इसके बारे में हम लोग बाद में लेंगे डेस्टिलेशन का, बट ये समझ में आया होगा ना सुहास, क्या लगता है थोड़ा बहुत? Yes, yes, yes. ओके। मैं भी तो इतना सब तो सब करो, और ये मेरा संजय जी और संजय तो हाँ हैंडलिंग का है, तो एक्चुअल में हाँ उनका है। मतलब आइडिया बिजनेस होता है, तो मतलब वो अभी कंक्लूजन पार्ट है, इज नॉट सुहास मतलब सुहास आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। बराबर आ रहा है ओके। आवाज। हाँ, आवाज थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सेशन बहुत लंबा हाँ, हो जाएगा, अभी मैं आपको इम्पोर्टेंटली जो पंप का जो मेन है, इफिशिएंसी कर्व और एफिनिटी लॉज, इतना मैं आपको बताता हूँ और हम लोग सेशन को टर्मिनेट करते हैं। ओके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जो मेन मेरा जो डायग्राम है, पंप कर्व, वो मेरे लैपटॉप में था इमेज, इधर आपको मिल जाएगा। पंप कर्व, पंप इफिशिएंसी कर्व, पंप इफिशिएंसी कर्व, हाँ ये वाला डायग्राम, इसको हाँ दिख रहा है सुहास, दिख रहा है ये विजिबल? सिद्धार्थ जी, मैं आपको ये फटाफट बता देता हूँ। ओके, यस सर, थोड़ा सा और। विजिबल विजिबल बताओ। ओके, ओके ओके। तो देखिए क्या होता है, आपका पंप चालू हो गया, ओके, सिंपल सा हम लोग मतलब एक इससे जाते हैं कि पंप मेरा चालू हो गया। ओके, पंप मेरा चालू हो गया। तो पंप चालू होने के बाद इनिशियली क्या होता है कि आपका सेल्फ प्राइमिंग पंप नहीं है, सेल्फ प्राइमिंग पंप नहीं है, मतलब वो खुद प्राइमिंग होके अंदर का एयर है, इट इट इज नॉट एबल टू पंप दैट एयर। तो इस केस में सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। दो दो डिफरेंशिएट है पंप के, एक होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और एक होता है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पीडीपी एंड नॉन पीडीपी। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। आपका जो पिस्टन पंप है या फिर गियर पंप है, ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। वी टुडे आर स्टडिंग नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, सेल्फ प्राइमिंग नहीं है। प्राइमिंग क्यों करते हैं हम लोग, अंदर जो एयर जमा होता है वो इम्पेलर मेरा मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अंदर का एयर निकालते हैं। अंदर का एयर हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग जो है जो आउटलेट है वो लोग बंद करते हैं, और इनलेट में हम लोग पानी छोड़ते हैं, मतलब इनलेट में हम लोग वाटर छोड़ते हैं, और पंप का जो इम्पेलर है उसको जोर जोर से घुमाते हैं। तो डिस जो पहला आप लोगों को ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझना है। एक्स एक्सिस योर इज योर क्यू। एक्स एक्सिस क्या है, सिंपल मेरा क्यू है, क्यू। ओके, डिस्चार्ज फ्लो रेट। लेफ्ट साइड पे मेरा है हेड, और राइट साइड पे मेरा है हॉर्स पावर। मतलब
जो मेरा जो इम्पेलर का जो हॉर्स पावर है ना वो मेरा राइट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड पे हेड, हेड मैंने आपको बता दिया। हेड तो मतलब अभी आपको मतलब पूरा समझ में आ गया हेड क्या है ना। हेड मतलब क्या होता है आपका पंप का जो फ्री सरफेस पॉइंट से, सॉरी कंटेनर का जो फ्री सरफेस पॉइंट है उसका लेके जो आई ऑफ द इम्पेलर है उसके बीच में का जो हाइट है दैट इज योर हेड। ओके, तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली मैंने आपको जैसे बताया कि आपका फ्लो रेट जीरो होगा, बिकॉज मैंने क्या कर रखा है अंदर का मैं एयर निकालने वाला हूँ, इसलिए मेरा डिस्चार्ज फ्लो रेट जीरो है। डिस्चार्ज फ्लो रेट जीरो है, उस पॉइंट पे हेड सबसे मैक्सिमम रहता है। उस पॉइंट पे क्या रहता है, हेड सबसे मैक्सिमम रहता है। ओके, ये आपको समझा। तो जीरो पे हेड क्या है, 80 है। ये आपको समझा, ये बोलते हैं उसको शट ऑफ कंडीशन। शट ऑफ कंडीशन पे फ्लो रेट जीरो, हेड मैक्सिमम। इतना समझा सब लोगों को? अनम्यूट करके बताइए, 10-15 मिनट में मैं पूरा समझाने वाला हूँ। यस, यस सर, यस सर। perfect, perfect. So at the shut off condition your flow rate is closed, and when the flow rate is closed your head is maximum at that point. तो efficiency क्यों जीरो पे है, इफिशियंसी क्यों जीरो पे है, इफिशियंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मैं 3 इक्वेशन लिखता हूँ, वो 3 इक्वेशन आप नोट करके लीजिए या फिर मोबाइल पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस मैं आपको लिखता हूँ। पहला चीज मैंने जैसे आपको बताया कि यूलर इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर पंप चलता है। ओके, तो वो इक्वेशन है P फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू एच रो जी क्यू। ओके, ये है मेरा शाफ्ट पावर। दूसरा है मेरा इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट है मेरा इफिशियंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट में मेरा क्या है, मैं जितना पावर अंदर दे रहा हूं दैट इज माय इनपुट, मतलब मेरा brake horsepower. Brake horsepower is my input and my output is this h rho gq, h rho gq। ऑलवेज रिमेंबर कि बहुत प्रकार के इफिशियंसी होते हैं। मोटर इफिशियंसी होता है, देखो ये आपका पंप है, आपके पंप में इंपेलर है, आपके पंप में इंपेलर है। ओके, और आपका यहाँ पे मोटर है, यहाँ पे क्या है, मोटर है। मोटर, मोटर बोले फिर मोटर बोलिए। तो मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और इसको एनर्जी देता है। तो जितना एनर्जी इस मोटर ने इस इंपेलर को दिया इसका भी एक इफिशियंसी होता है, और जितना एनर्जी इस इंपेलर ने मोटर से लेके फ्लूइड को दिया ये भी एक इफिशियंसी होता है। तो मैं किस इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा हूं, नॉट दिस मोटर इफिशियंसी बट ये इंपेलर की इफिशियंसी। इंपेलर में कितना ब्रेक हॉर्स पावर आया और कितना उसने इंपेलर से फ्लूइड को दिया, ये मेरा है आउटपुट एच रो जी क्यू, दैट इज माय शाफ्ट। तो शाफ्ट से एनर्जी कितना फ्लूइड को मिला, और इंपेलर मतलब इंपेलर को कहां से मिला एनर्जी, एक मोटर से मिला। तो इंपेलर को मतलब उस इंपेलर को कितना एनर्जी मिला और उस इंपेलर ने उस एनर्जी कितना फ्लूइड में डाला, ये मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूं। इस इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, एच रो जी क्यू अपॉन ब्रेक हॉर्स पावर। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफिशियंसी। मोटर इफिशियंसी है, और इस मोटर का भी इफिशियंसी रहता है, इसका इनलेट और आउटलेट। इफिशियंसी इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है, फ्लूइड को कितना एनर्जी दिया और उस इंपेलर को कितना एनर्जी आया, कितना आया कितना दिया, ये होता है इफिशियंसी। एंड दिस इज योर दिस थिंग। ओके, तो ब्रेक हॉर्स पावर है। तो हाँ, तो ये होता है इफिशियंसी। तो इतना ही आपको याद रखना है, और इसको हम लोग पीएस बोलते हैं, इतना आपको याद रखना है, एच रो जी क्यू एंड बीएचपी। तो मुझे एक चीज बताइए संजय जी, मतलब शट ऑफ कंडीशन पे क्यू जीरो था? सिद्धार्थ जी, संजय जी, सिद्धार्थ जी, हिमांशु जी, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी? यस सर, आवाज आ रहा है, हाँ आवाज आ रही सारा वाला है। हाँ हाँ हाँ, संजय जी, हिमांशु। सर क्वेश्चन क्या है? अरे यार, आप खाना खा रहे हो या फिर बाहर हो हिमांशु? सर मैं एक्चुअली ड्राइविंग कर रहा था, अभी खाना खा अरे के रे घर रे जा रे, रहा हूँ नहीं सर। नहीं, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो लेक्चर मत देखो, आप पहले घर जाइए हिमांशु। ओके, प्लीज। ओके, आप लेक्चर से मतलब ये हो जाइए, इतना कुछ नहीं है, आप बाद में देख सकते हैं उसको। ओके, तो इनिशियली मैंने क्या पूछा था कि यहाँ पे मेरा डायग्राम है,
डायग्राम मेरा पिक्चर्स में, ओके यहाँ पे। तो इनिशियल कंडीशन में क्या है, मेरा फ्लो रेट 0 है, तो मेरा इफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड है, मेरा फ्लो रेट के ऊपर डिपेंड है। तो अगर मेरा इफिशिएंसी 0 है तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो रहा है, मेरा फ्लो रेट 0 है, मेरा फ्लो रेट क्या है, 0 है यहाँ पे। तो फ्लो रेट 0 मतलब मेरा इफिशिएंसी 0 हो गया। ये समझा आपको, ये समझा, ये समझा कि यहाँ पे इफिशिएंसी सर 0 क्यों है। हाँ yes, sir. हाँ, क्योंकि देखो फ्लो रेट और इफिशिएंसी दोनों 0 है, क्या बोलते हैं अपना शट ऑफ कंडीशन में। तो जैसे 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 फ्लो रेट बढ़ रहा है वैसे 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 इफिशिएंसी इफिशिएंसी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों? बिकॉज मेरा इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बोलता है, मेरा इफिशिएंसी का फॉर्मूला ये सिंपल बोल रहा है कि भाई मेरा हेड जिस एच इज योर हेड, रो इज योर डेंसिटी, जी इज योर ग्रेविटी। क्यों? जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा मेरा इफिशिएंसी बढ़ रहा है, ओके, और हेड कम हो रहा है। अरे ये कैसे हो गया, हेड हेड मतलब इफिशिएंसी बढ़ने पे हेड भी तो बढ़ना चाहिए, वैसा नहीं है। देखो मैं इन्हें एक एग्जांपल दिया था कि आपका 10th फ्लोर का आपका ये है, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग है, और आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे थे और आपका फ्लोर रेट था 30 मीटर क्यूब। अभी आप सेकंड फ्लोर पे नहाते रहते हुए आप लोग बोल रहे हो कि मैं अभी थर्ड फ्लोर पे रहूंगा, तो थर्ड फ्लोर पे भी क्या 30 मीटर क्यूब फ्लो रेट आएगा, अगर सेम मेरा सब कंडीशन सेम है तो ज्यादा आएगा, कम आएगा, सेम आएगा, क्या होगा थर्ड फ्लोर पे? कम आएगा, कम आएगा। कम आएगा, कम आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वही है, तो हेड इसलिए कम आ रहा है, समझ रहे हो। अभी इस केस में फ्लो रेट कांस्टेंट है तो हेड क्यों, मतलब ऐसा समझिए कि फ्लो रेट कांस्टेंट है और मुझे हेड बढ़ाना है, मतलब हेड मेरा फ्लो रेट मेरे को, हाँ ओके, आप ऐसा समझिए अभी कि मैंने बोला कि नहीं, मुझे फ्लो रेट अगर वही चाहिए तो तेरे को हेड कम मिलेगा, अगर तेरे को हेड कम चाहिए तो तेरे को फ्लो रेट ज्यादा मिलेगा। सिंपल वाली बात। तेरे को हाइट चाहिए या फ्लो रेट चाहिए, मतलब हाइट समझ रहे हो ना कि मुझे 10th फ्लोर तक पहुंचाना है तो फ्लो रेट कम मिलेगा, हाइट दोनों में से एक मिलेगा, या तो फ्लो रेट मिलेगा या तो हेड मिलेगा। हेड अगर ज्यादा है तो फ्लो रेट कम रहेगा, फ्लो रेट अगर ज्यादा है तो हेड कम रहेगा। हेड मतलब मेरा हाइट, जहां तक वो पंप कर सकता है। तो फ्लो रेट बढ़ने पे भी अगर फ्लो रेट ज्यादा चाहिए तो हेड कम मिलेगा। सिंपल है, ये चीज समझ में आया क्या? एक बिल्डिंग के हिसाब से आप समझिए इस चीज को, संजय जी। यस सर, गॉट इट गॉट इट। यस सर, समझ। 10वें मंजिले पे चाहिए यस तो सर। फ्लो रेट कम मिलेगा। अगर भाई तेरे को देख दोनों में से एक चाहिए, तेरे को मतलब फ्लोर बढ़ाना है या फिर फ्लो रेट बढ़ाना है, तूने बोला कि फ्लोर बढ़ाएगा तो फ्लो रेट कम मिलेगा। तो ये वाला सिंपल सा डायग्राम है, इसको कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना है। तो इफिशिएंसी बढ़ते रहेगा, इस पॉइंट के बाद जो है ना पीक इफिशिएंसी पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट इफिशिएंसी पॉइंट, इसके बाद आपका कम 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 होते जाता है। क्यों कम कम होते जाता है? बिकॉज ये बैकफायर करने लगता है इसके बाद। ये बैकफायर इसलिए करने लगता है कि क्यों बढ़ाने के बाद भी कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं कि आपका जो हेड तो कम होते जा रहा है ना, क्यों बढ़ रहा है, हेड कम होते जा रहा है। तो मैंने थर्म मतलब क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का आपको एग्जांपल दिया था। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन में क्या होता है कि आपका पाइप है, आप इंसुलेशन लगाने पे हीट लॉस कम होगा, आपने लगाया 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 लगाया, एक पॉइंट आएगा हीट लॉस बढ़ेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर लगाया, 2 सेंटीमीटर लगाया, 3 सेंटीमीटर लगाया, 4 सेंटीमीटर लगाया, 4 सेंटीमीटर के बाद क्या होगा, आपका हीट लॉस बढ़ेगा, मतलब वो बैक करने लगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो हम लोग क्रिटिकल एक इंसुलेशन लगाने से पहले क्रिटिकल रेडियस निकालते हैं कि भाई तू किधर तक इंसुलेशन मैक्सिमम लगाता हूँ, मैक्सिमम उसके बाद तू क्या करेगा, तो बैकफायर करेगा, तो मुझे लिमिट बता। तो उस लिमिट पे हम लोग उतना ही इंसुलेशन चढ़ाते हैं, उसके बाद इंसुलेशन चढ़ाने पे वो बैकफायर करने लगता है। तो वो बैकफायर ये वाला पॉइंट है, बेस्ट इफिशिएंसी वाला पॉइंट है। तो इसके बाद क्या होगा, मेरा फ्लो रेट बढ़ाने पे ये निगेटिव इफेक्ट कर रहा है, मेरा क्या हो रहा है, मेरा इफिशिएंसी कम 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 होते जाएगा। तो मुझे हमेशा इस पॉइंट के ऊपर मेरे पंप को चलाना होता है, मोर और लेस +- 10%। ये जो पीक इफिशिएंसी दिख रहा है ना आपको, पीक इफिशिएंसी के +- 10 मतलब 9 या फिर 12, सॉरी 9 या फिर 10 या फिर 11 फ्लो रेट के बीच में रखना है, और इफिशिएंसी मेरा क्या रहेगा 8। और मेरा ब्रेक हॉर्स पावर जो है, यहाँ पे देखिए हॉर्स पावर है, राइट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे हो तो हॉर्स पावर है, तो हॉर्स पावर मेरे को समथिंग 50 कुछ तो मिलेगा हॉर्स पावर। ये ब्रेक हॉर्स पावर तो ऑब्वियसली ये जो है ना ब्रेक हॉर्स पावर, ये तो इंक्रीज करते ही रहेगा, बिकॉज फ्लो रेट बढ़ रहा है ना आपका। तो फ्लो रेट अगर बढ़ रहा है तो आपका ब्रेक हॉर्स पावर इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली, है ना, ब्रेक हॉर्स पावर विल इंक्रीज।
अगर तेरे को ज्यादा फ्लो रेट चाहिए तो तेरे को इनपुट भी उतना देना चाहिए, बिकॉज आपका आउटपुट बढ़ रहा है ना, फ्लो रेट बढ़ रहा है, तो फ्लो रेट अगर बढ़ाना है तो तेरे को उतना ज्यादा पावर भी देना पड़ेगा पंप को। दैट वाई फ्लो रेट, ब्रेक हॉर्स पावर आपका बढ़ रहा है, आपका हेड कम हो रहा है, आपका और इफिशियंसी एक पॉइंट के बाद कम हो रहा है। तो अभी आ जाते हैं एफिनिटी लॉस पे। एफिनिटी देखिए, बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट ये नहीं है हाँ, यहाँ पे देखो बीईपी लिखा है ना, तो आप बोलोगे यहाँ पे ये तो इतना है, यहाँ पे है, मतलब 60 10 एंड ये समझो कुछ तो 40, समझा ना संजय जी। बीईपी देखो यहाँ पे गोल किया है ना, यहाँ पे बीईपी मतलब 60 क्या है ये इफिशियंसी देगा, 60% इफिशियंसी, समथिंग 10 का फ्लो रेट और समथिंग 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 300 का ब्रेक हॉर्स पावर, 300 का ब्रेक हॉर्स पावर, मतलब ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट है पंप का। और आप हमेशा याद रखिए, एफिनिटी लॉस आर ऑलवेज ट्रू नियर योर बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट। तो एफिनिटी लॉस क्या बोलते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, फिर हम लोग ये लेक्चर को खत्म करते हैं। एफिनिटी लॉस मतलब देखो क्यू एच पी, हमेशा क्या लिखना है आपको, क्यू एच पी, क्यू इज योर फ्लो रेट, एच इज योर हाइट, पी इज योर पार। ओके, क्यू एच पी, वेरिएबल आपका एन है स्पीड ऑफ द इम्पेलर एंड डी है डायमीटर ऑफ द इम्पेलर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू एंड एन का रिलेशन डी कांस्टेंट रहेगा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू एंड डी का रिलेशन एन कांस्टेंट रहेगा। दोनों भी अगर मतलब वेरिएबल है तो उसका भी मैं कंडीशन बताता हूँ, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्यू एंड एन माय डी इज कांस्टेंट, मतलब मेरा डायमीटर ऑफ इम्पेलर कांस्टेंट है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लो रेट एंड डायमीटर, माय क्रिटिकल द स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब जो स्पीड ऑफ द इम्पेलर है, दिस एन इज द स्पीड ऑफ द इम्पेलर। तो मैं पहले आपको लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिनिटी लॉज इंटरव्यू में भी पूछते हैं। तो क्यू एच पी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, is directly proportional to n square, is directly proportional to the n cube. ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था शाफ्ट हॉर्स पावर इज इक्वल टू एच रो जी क्यू, ये मैंने आपको बताया था। ओके, तो मुझे आप एक चीज बताइए, क्यू इज इक्वल टू यूए सब लोग समझते हैं ना, व्हाट इज क्यू इज इक्वल टू यूए? हाँ, हम लोग समझते हैं व्हाट इज क्यू इज इक्वल टू यूए। तो जितना स्पीड रहे ना उतना आपका वेलोसिटी मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये लॉजिक समझा? ये लॉजिक समझा या नहीं समझा? कंटिन्यूटी इक्वेशन से Q इज इक्वल टू यूए है, जितना वेलोसिटी है उतना मेरा स्पीड ऑफ द इंपेलर रहेगा। तो मैंने U को N के फॉर्म में लिखा, U को N के फॉर्म में अगर मैंने लिखा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। समझा ये चीज? वेरी इंपॉर्टेंट। संजय जी, सिद्धार्थ जी, यस यस सर। यस, संजय जी यस, यस सर, यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये आपको ये आया, तो ये कहां से आया अगर किसी ने पूछा तो आपको सिंपल बता देंगे। अभी H इज द हेड, वेलोसिटी हेड क्या होता है यार बर्नौलीज में? वेलोसिटी हेड इज नथिंग बट u1 स्क्वायर अपॉन रो जी, p1 अपॉन रो जी प्लस gz प्लस u1 स्क्वायर अपॉन 2g, क्या रो जी, 2g नॉट रो जी सॉरी, अपॉन 2g, u1 स्क्वायर अपॉन 2g। मैंने क्या बोला, u को हम किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? n के फॉर्म में। तो u को मैंने n पे रिप्लेस किया तो क्या होगा, n स्क्वायर हो गया। ओके, तो हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर। समझ में आया? ये कहां से आया समझ में आया? ये आया बर्नौलीज से, बर्नौलीज के वेलोसिटी हेड से। व्हाट इज द वेलोसिटी हेड? इट इज u1 स्क्वायर अपॉन 2g, u को मैंने n के फॉर्म में लिखा, सो इट इज द n, सो n स्क्वायर है। तो ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन से आया यहाँ पे, सेकेंड वाला इक्वेशन। ये क्लियर है? यस यस बोलिए फिर से। यस यस यस। यस, ग्रेट। अभी इस h की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी और इस q की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, तो n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n क्या हो गया, n क्यूब हो गया, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n। सो दैट्स वाई ये मेरा यहां से आया n क्यूब। समझा n क्यूब कहां से आया? ये किसका फॉर्मूला था? इफिशियंसी का। इफिशियंसी इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय ब्रेक हॉर्स पावर, BHP। ओके, तो ये P का यहां से आया। समझा? पावर 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 प्रोवाइडेड बाय द impeller to the fluid, that is your P। ये समझा? यस यस बोलिए फिर से। यस सर। ओके ओके, ग्रेट।
तो ये कहां से आया आपको समझा? अभी इस केस में क्या था, डी कांस्टेंट था, अगर मैं एन कांस्टेंट करूंगा तो क्या होगा, सेम सेम आएगा, क्यू एच पी डी डी स्क्वायर एंड डी क्यूब एंड डी क्यूब, सिंपल सिंपल। ओके, तो जनरली अगर मेरा दोनों भी फ्लक्चुएटिंग है, दोनों भी अगर फ्लक्चुएटिंग है तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, दोनों भी अगर फ्लक्चुएटिंग है तो Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू N2 बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू N2 बाय N1 N2 बाय N1 मल्टीप्लाई बाय D2 बाय D1। ओके, and H2 by H1 is equal to N2 by N1 multiply by D2 by D1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। एंड P के बारे में भी सेम वही आएगा, P2 by P1 is equal to N2 by N1 multiply by D2 by D1 होल ब्रैकेट का क्यूब। अगर डायमीटर भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो दोनों अगर चेंज हो रहे हैं तो इस केस में ये आपका एफिनिटी लॉज आता है। अगेन अगेन अगेन, एफिनिटी लॉज आर बेस्ट सुटेबल नियर द ब्रेक हॉर्स पावर। ये ब्रेक हॉर्स पावर के करीबो करीब ये आपका आंसर सही रहेगा, नॉट एट द ऑल कंडीशन, दिस विल बी नियर योर व्हाट आई वुड से नियर योर बेस्ट इफिशिएंसी पॉइंट। तो ये होते हैं आपके एफिनिटी लॉज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमेशा 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 मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि क्यू जितना फ्लो रेट है, जितना स्पीड ऑफ द इम्पेलर है उसके प्रोपोर्शनल है फ्लो रेट के, ना, दिस इज मोर और लेस वैलिड नियर योर बेस्ट इफिशिएंसी पॉइंट। और बेस्ट इफिशिएंसी पॉइंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। बेस्ट इफिशिएंसी पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे इफिशिएंसी भी मेरा अच्छा है, मेरा ब्रेक हॉर्स पावर भी मेरा अच्छा है, और मेरा हेड भी मेरे को अच्छा मिल रहा है, और मेरा फ्लो रेट भी मेरे को अच्छा मिल रहा है, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा कि बेस्ट इफिशिएंसी पॉइंट है। इफिशिएंसी मेरे को ज्यादा चाहिए, ब्रेक हॉर्स पावर मेरे को कम चाहिए, हेड मेरे को ज्यादा चाहिए, और फ्लो रेट मेरे को ज्यादा चाहिए। तो ऐसा पॉइंट अगर मैं ढूंढूं, और मैं मतलब ये ग्राफ कैसे निकाला होगा, ये ग्राफ ऐसे निकाला होगा कि पंप एक मीटर क्यूब बढ़ाया तो 1 मीटर क्यूब पे उन्होंने ब्रेक हॉर्स पावर कितना आया देखा होगा, इफिशिएंसी कितना आया देखा होगा, हेड कितना मिला देखा होगा। फिर 3 मीटर क्यूब लगा रखा होगा, 3 मीटर क्यूब पे कितना ब्रेक हॉर्स पावर आया, कितना एफिशिएंसी आया, कितना हेड आया, और कितना सॉरी हॉर्स पावर आया राइट हैंड साइड पे, इसको इग्नोर मत कीजिए। तो ऐसा कर करके ये पॉइंट मतलब ये कर्व निकाला होगा। ये तो एक्सपेरिमेंटल है ना कर्व, दिस इज नॉट द यूनिवर्सल, तो एक्सपेरिमेंटल कर्व है। तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ऐसा निकाला है, और फिर बाद में उनको समझा कि यार उन्होंने बेसिकली ये देखो ये सिंपल कैलकुलस है, dy/dx इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट पे होता है ना, तो वो पॉइंट सबसे अच्छा माना जाता है। डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव से आता है। ओके, dy/dx इक्वल टू 0, तो dy/dx इक्वल टू 0 पे क्या होता है आपका, आपको आपका हाईएस्ट पॉइंट पता चलता है, वो निगेटिव में है या पॉजिटिव में है आपका पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द डबल डेरिवेटिव d² y/dx²। अगर आपका d²y/dx² ग्रेटर देन 0 है तो मतलब वो पॉजिटिव होता है, अगर लेस देन 0 है तो निगेटिव होता है। तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा जो फाइंड करते हैं कॉलेज में, वो तो हमको बताते नहीं है कि dy/dx का क्या मतलब है, d² y/dx² क्या मतलब है, सिंगल डेरिवेटिव का मतलब बताते नहीं तो डबल डेरिवेटिव का कहाँ से बताएंगे। सिंगल डेरिवेटिव आपका हमेशा बताता है पीक पॉइंट क्या है, डबल डेरिवेटिव आपका बताता है कि नेचर ऑफ द ग्राफ क्या है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है, मतलब ऊपर वाला है या नीचे वाला है, मतलब ऊपर वाला है नीचे वाला है, मतलब कि मेरा ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ मेरा ऐसा है कि ऐसा है, ये वाला पॉइंट तू दे रहा है मुझे कि ये वाला पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा एक ग्राफ है ना, अगर मेरा एक ग्राफ है ना ऐसा ऐसा, ओके, तो ये वाला पॉइंट भी dy/dx बताता है, ये वाला पॉइंट, तो अगर मैंने d² y/dx² किया तो मुझे पता चलता है कि तू ये वाला पॉइंट बता रहा है, ये वाला पॉइंट बता रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट नंबर 1 बता रहा है, फिर पॉइंट नंबर 2 बता रहा है। दैट वी फाइंड विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव, दैट वी फाइंड विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव, एज सिंपल एज दैट। वो डेरिवेटिव से पता चलता है, बाकी कुछ नहीं है। तो डेरिवेटिव आपका ये बताता है हमेशा।
मतलब मैक्सिमम पॉइंट क्या है। ओके, इसके बारे में भी बताऊंगा। डेरिवेटिव तो कॉलेज में पढ़ाते नहीं, मेरे को पता है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x इज माइनस sin x, बट dy बाई dx क्या है ये उनको कोई लेना देना नहीं है इससे। इसलिए आई एम अ बिग हेटर ऑफ द कॉलेज। यूट्यूब जो है ना, उससे अच्छा कंटेंट है कॉलेज से। कॉलेज इज जस्ट गो फॉर द अटेंडेंस, टाइम पास। रियल एजुकेशन यूट्यूब, चैट जीपीटी अभी तो आया है, बुक्स, नोटबुक्स एंड दैट ऑल। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में भी बताएंगे कभी, डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली क्या है, डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, क्यों हम लोगों का फॉर्मूला में q इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स आता है, व्हाट इज दिस डी टी बाई डी एक्स। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कभी कि ये डी टी बाई डी एक्स क्या है। ओके, आप अभी ऐसा समझिए कि एक छोटा सा पॉइंट का स्लोप है। ओके, छोटे से पॉइंट का एक स्लोप है, डेरिवेटिव स्लोप, इतना तो आप याद रखिए। ऐसा स्लोप कि एक छोटे से बिंदु जो है ना, एक पॉइंट का स्लोप होता है वो डेरिवेटिव, है ना। कोई भी पॉइंट का अगर मैं जूम करूं तो उस पॉइंट पे वो लीनियर होता है। तो लीनियर स्लोप हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अगर मेरा y2 माइनस वाई वन इतना छोटा है, इतना छोटा है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, मेरा y2 माइनस वाई वन इतना छोटा है, मैं डेल डेल वाई लिखता हूँ ना, डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखता हूँ। ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये 10 टू 0 कर रहा है, ये 10 टू 0 कर रहा है। 10 टू 0 अगर कर रहा है तो ये मेरा डेल्टा बन जाता है d। तो ये वो बन जाता है मेरा dy बाई डी एक्स। मतलब y2 माइनस वाई वन इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो जीरो नहीं है, जीरो को टेंड कर रहा है। मतलब वो क्या है, 0.0000001 है। तो हम लोग डेल्टा को डी के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो ये भी मैं बताऊंगा कभी, अभी तो जाने दीजिए। व्हाट इज दिस डी वाई बाई डी एक्स, और इंटीग्रेशन क्या है ये भी मैं बताऊंगा। मतलब बेसिक क्यों है इंटीग्रेशन वो भी, बट फिलहाल के लिए डी वाई बाई डी एक्स ये है, एक छोटे से पॉइंट का स्लोप है। ओके, तो ये मुझे हमेशा पिक पॉइंट बताता है ना। अगर किसी पॉइंट को आपको निकालना है तो आप लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहाँ पे है ना। मतलब अगर किसी भी एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, ओके, एक सिंपल सा, थोड़ा 2 मिनट, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो ये फंक्शन को मैंने एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, कुछ ऐसा कुछ तो फंक्शन आया है। तो मुझे क्या निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। अगर ये पॉइंट निकालता है तो मैं इसको क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा पहला, इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा dy बाई डी एक्स। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर, 2 नीचे आया, इट इज द 6x। डेरिवेटिव ऑफ 2, सॉरी ये 2x है मेरा, 2 मेरा बाहर आया, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ओके, मैंने इस dy बाई डी एक्स को अब मैं क्या करूंगा, 0 प्लेस करूंगा। मतलब 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मेरा आएगा, 6x इज इक्वल टू माइनस 2, और x क्या आएगा मेरा, -2/6। मतलब -1/3 पे मेरा ये पॉइंट है। ये मेरे को समझ में आता है डी वाई बाई डी एक्स पे। तो ये वाला पॉइंट है या फिर ये वाला पॉइंट है, ये कब समझ में आता है, अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दूं, इसका फिर से अगर मैं डेरिवेटिव निकाल दूं तो इसका क्या आ जाता है, 6 बच जाता है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू आया, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया। ओके, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स था, बट इतना है। ओके सिद्धार्थ जी, सर सिद्धार्थ, डन डन, चलो हो गया मेरा। डन सर डन। यस यस सर, ऑल राइट। ओके 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 सुशांत, ओके, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। चलो तो किसी को कुछ डाउट है तो बताइए 5 मिनट्स में, नहीं तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। सिद्धार्थ जी, एनी डाउट्स? संजय जी, एनी डाउट्स? नहीं नहीं, कोई संजय डाउट जी, नहीं सर, ऑल आपने गुड। मेरे को व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया था ना? यस यस संजय, यस सर। हाँ समझ गया मैं। ओके संजय जी, ओके, कैसा लगा थैंक यू। आपको सेशन? बहुत अच्छा। सिद्धार्थ जी? गुड गुड, ओके बहुत ओके। अच्छा। ये ऑलरेडी सेशन हमने लिया था लेकिन हमने वो रिकॉर्ड भी नहीं किया रिकॉर्डिंग था, नहीं किया था राइट? तो, और मैंने बहुत मतलब इसमें बहुत कुछ अलग अलग लिया, क्योंकि वही वही चीज पढ़ाने में क्या मतलब, सेम चीज मैंने पढ़ाया था हाँ, तो वही। वो यहाँ पे अलग हाँ थोड़ा सा डिस्टिलेशन। हाँ, डेस्टिलेशन पे हम लोगों ने पढ़ा, फिर को सीएम सुहास रिकॉर्डिंग हुआ है अच्छे से या फिर नहीं हुआ? हाँ, हेलो, मुझे जितना हुआ है रहने दो, करना डाल दो। पड़ेगा, नहीं हुआ? से होगा। हाँ हुआ हाँ, है कि नहीं हुआ? हुआ है रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट। यस, हुआ है ना, चलेगा चलेगा चलेगा। ओके तो चलो गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।
देखो क्या हुआ है तो देख लेते, कोई हाँ नहीं। देखो देखो, डालो ग्रुप पे, देखते हैं हुआ है नहीं हुआ, देखते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय संजय जी, सिद्धार्थ जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, सॉरी नॉट अ गुड डे, नाइट, ओके।